नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम रूपाली सिंह है। जैसा कि मैंने कहा था कि पीईटी के रिगार्डिंग मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगी, थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ, आई एम रियली सॉरी बट मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर सीएपीएफ 2025 को आप क्वालीफाई कर चुके हैं, तो आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँगी क्योंकि मैं भी एक फीमेल एस्पिरेंट रह चुकी हूँ इस एग्ज़ाम में, तो मैं जानती हूँ कि फिज़िकल में क्या गलतियाँ होती हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, इवन इफ अगर आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी टू से दैट बट इस वीडियो में आपके मतलब का कुछ नहीं है, ठीक है? आपके लिए एक दूसरी वीडियो बना देंगे, बट मैं अभी फीमेल एस्पिरेंट्स को एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें है और हमारा जो सिलेक्शन रेट है, वो 15 से 20% है, जो मुझे लगता है कि बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 40% 50% तक तो जाइए। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने 3 भागों में बाँटा है। मैं अभी बता रही हूँ वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं अपनी तरफ से मिस करूँगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो ओपनली लोग बात नहीं करते जिसके बारे में, लेकिन मैं आपको ओपनली बताऊँगी। बहुत ऐसे अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं जो मुझे अगर कोई बता देता तो जो इंजरीज़ मैंने देखी हैं, जो दर्द सहा है वो नहीं होता। ठीक है? पेन बहुत कुछ हुई हैं चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो लंबी होने वाली है बट मुझे कोई जल्दीबाज़ी नहीं है, मैं आराम से आपको बताऊँगी। चाहे ये 1 इंसान देखे या 10 लड़कियाँ देखें, अगर एक को भी फ़ायदा हो रहा है, तो मेरा पर्पज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बाँटा है। सबसे पहला भाग है कि वो क्या-क्या इवेंट होते हैं उस दिन, तो वो मैं पहले पार्ट में आपको बताऊँगी। दूसरा भाग जो है वो ये है कि उस दिन, जिस दिन मेरी रिपोर्टिंग थी, उस दिन क्या-क्या हुआ? तो मैं आपको सिर्फ़ एक ओवरव्यू दूँगी कि उस दिन ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने ये किया बस। लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल भाग पूरे आपके वीडियो का जो मोस्ट क्रूशियल पार्ट है वो लास्ट वाला है, जहां पर मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी उन चीजों के बारे में जो गलतियां मैंने की थी, मैंने तैयारी कैसे की, किन चीज़ों का ध्यान मुझे रखना चाहिए था कि इंजरी ना हो, मुझे इंजरी हुई, कितनी समस्या आई, कितने समय तक मैंने मैंने अकेडमी जॉइन की थी फिज़िकल की प्रिपरेशन के लिए, मैंने क्या किया, हर एक चीज़ मैंने क्या खाया, मैंने क्या नहीं खाया, मैं सब कुछ आपको डिटेल में थर्ड पार्ट में बताऊँगी। तो ये हमारा जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है कि ये पीईटी होता क्या है? देखिए 2 चीज़ होती हैं। एक होता है पीएसटी व्हिच इज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है पीईटी व्हिच इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जब आप जाते हैं ना तो वो सबसे पहले आपका पीएसटी करते हैं, यानी कि वो जाएंगे और आपका हाइट और आपका वेट जो है वो नापेंगे। इसको बोलते हैं पीएसटी। ठीक है। मेल कैंडिडेट्स में थोड़ा सा अलग इसमें होता है जिसमें मैं नहीं जा रही हूँ। इट इज इंटायरली मेड फॉर फीमेल कैंडिडेट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये बात समझ आ गई? ओके। अब जब आपका पीएसटी होता है, उसके बाद आपका पीईटी होता है। अब पीएसटी में जो कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, वो ये रहता है कि मैम हमारा वेट कितना होना चाहिए, हमारा हाइट कितना होना चाहिए? देखिए मिनिमम लड़कियों का हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर्स होना ही चाहिए, कम से कम। अब एक और चीज़, ये मेरे समय पे मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। एक चार्ट जो है ना वो बड़ा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आराम से आप डालिए गूगल पे डालिए, अगर आप एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं तो, अगर आईफ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो सफारी पे डालिए। आराम से आप ये लिखेंगे ना हाइट वेट चार्ट यूज्ड इन सीएपीएफ, आपको वो चार्ट सामने दिख जाएगा। मेरी बहुत बड़ी गलती ये थी कि मेरी हाइट जो थी वो 161.5 सेंटीमीटर्स है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वज़न था, वो मेरा उस समय जो वज़न था वो 4-5 केजी ज़्यादा दिख रहा था मुझे और मैं थोड़ा-सा पैनिक कर गई। मैंने बोला यार मेरे को तो इस हिसाब से रहना है, मेरे को तो अपना वज़न चलो मान लेते हैं मेरा वज़न 58 है और उस चार्ट के हिसाब से मेरा वज़न 54 होना चाहिए था। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई कि मुझे 4 केजी घटाना पड़ेगा, ये सब। सब फालतू की टेंशन लिए मैंने। फालतू की टेंशन ली और इतनी मेहनत की और 4 केजी घटाया, कोई ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली में वो लोग सिर्फ़ आपका बीएमआई चेक करते हैं व्हिच इज़ बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या करता है, आप जाइए ऑनलाइन लिखिए बीएमआई कैलकुलेटर। वहाँ पर फीमेल, मेल सेलेक्ट कीजिए, अपना ऐज सेलेक्ट कीजिए और वहाँ हाइट एंड वेट, हाइट को सेंटीमीटर्स में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट को केजी में दीजिए। वो आपको बता देगा कि आपका बीएमआई क्या है। मेरा बीएमआई जो है वो अभी के समय की अगर मैं बात करूँ तो वो 21 चल रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। हेल्दी कैटेगरी में वो आता है, ठीक है? तो आप जाइए अपना बीएमआई चेक करिए, 25 से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा-सा दिक्कत है। तो मैम क्या मैं वो जो चार्ट दिखता है, मैं उस हिसाब से अपना वज़न करने लगूँ क्या? कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वज़न ये सब पागलपंती, ये सब आप मत करिए, मैंने की थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आप लोग मत करिए। आप सिर्फ अपना बीएमआई चेक करो, अगर वो हेल्दी कैटेगरी में है और तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा अगर है कि आप बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका 157 ही है और आपको लग रहा है कि मैं क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगी या जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको ये बोलूँगी कि पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अगर यहाँ तक आप आए हैं, तो जाइए देने एग्ज़ाम। जाइए अपना फिजिकल टेस्ट देने, ठीक है? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरा जो हाइट है वो इतना है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है मेरा हाइट 161 सेंटीमीटर्स है। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बोला 162.5 सेंटीमीटर्स है। फिर दूसरी बार भी चेक हुआ तो उन्होंने बोला 162 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग उतना ही आ रहा है। तो आप देखिए मेरे को बढ़ के पता चला वहाँ पर अपना हाइट। कहने का जो मतलब है वो साफ-सीधा ये है कि आप जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी-सी समस्या आ सकती है। वो लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ही तरीके से करते हैं। तो उनके तरीके पे आपको यकीन रखना है, अपने तरीके पे कोई यकीन मत रखिए। तो अगर लग रहा है बॉर्डर लाइन केस हो, फिर भी यकीन रखो, उस दिन क्या पता अगर आपका दिन हो, हाइट बढ़िया आ जाएगी, ठीक है? अब मैम अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ क्योंकि मेरी हाइट सही नहीं है, तो क्या वो लोग मुझे बताएँगे अच्छी तरीके से? मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी, वेरी गुड पीपल। जिन भी बच्चों को वो रिजेक्ट कर रहे थे, वो पूरा उनसे पूछ रहे थे कि क्या आप सैटिस्फाइड हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? 3-4 लड़कियाँ हमारे में हाइट में निकली थीं। वेट में इतना समस्या नहीं था किसी को, लेकिन हाइट में बड़ा समस्या था। एकदम बॉर्डर लाइन या उससे कम, ऐसा-ऐसा दिक्कत था। तो 2-3 लोगों ने चेक किया। उस बच्चे को ये सांत्वना दी कि भाई तुम देख लो, हम लोग कुछ ऐसा नहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। वो एक मैंने मेरी आँखों के सामने ये चीज़ हुई है कि सर ने पहले देखा, कमांडेंट सर ने चेक किया। उसके बाद दूसरे कमांडेंट सर ने चेक किया। फिर उन्होंने किसी लेडी को बुलाया, मुझे नहीं पता उनका रैंक क्या था, बट एक लेडी को बुलाया, उन्होंने भी चेक किया। तो उस बच्चे को जब तक पूरा सैटिस्फैक्शन नहीं हो गया कि यार सही में मैं 157 से बहुत कम हूँ, मतलब 153, 154 हूँ, बहुत ही कम हूँ, तो यार मेरा बनता ही नहीं है अंदर जाना, ठीक है? जब उसको पूरा ये रियलाइज़ हुआ ना, थोड़ा वो रोने भी लग गए थे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे, व्हिच इज़ ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, ऐसी सिचुएशन में लगता है। तो वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। तो प्लीज़ ये घबराना नहीं है कि अगर वो मुझे, मैं बॉर्डर लाइन हूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे, ये वो। अगर आप क्वालीफाई कर रहे हो ना सर, तो वो पूरा ट्राई करते हैं कि आप क्वालीफाई करिए, ठीक है? दे आर नॉट देयर टू रिजेक्ट यू, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू। ऐसे रीज़न्स अगर बहुत ही ज़्यादा, जैसे 154 अगर आपकी हाइट है और 157 के अराउंड होनी चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया सर, ठीक है? तो इसमें तो आप रिजेक्ट होंगे ही। चलो, तो ये बात हमारी क्या हो गई? ये हमारी बात हो गई आपके पीएसटी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पीईटी की। पीईटी में आप अगर एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके 3 इवेंट हैं, ठीक है? मेल का मैटर अलग है। फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले होगा आपका 100 मीटर्स। सुनने में लग रहा होगा कि मैम 100 मीटर्स होता है यार, 800 मीटर हो जाता तो बढ़िया है, हमारा शरीर गर्म हो जाता और बॉडी जब गर्म होती है तो बढ़िया रनिंग होती है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप जाएँगे, सबसे पहले आपका 100 मीटर्स होगा। आपको वो 18 सेकंड से पहले करना है, ठीक है? 18 सेकंड्स एक्सेप्टेबल है। मतलब 18 सेकंड एक्सेप्टेबल है, बट मैं ये कहूँगी कि कभी भी अपने दिमाग में 18 सेकंड सोच के तो करना ही नहीं है। बाकी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आने वाले भागों में बात करूँगी। अब पहला इवेंट आपका हो गया 100 मीटर्स 18 सेकंड्स। दूसरा आपका इवेंट होता है आपका 800 मीटर्स। 800 मीटर्स में अगर मैं अपने ग्राउंड की बात करूँ, आईटीबीपी नोएडा की बात करूँ, तो वहाँ पर आपका 400 मीटर के 2 चक्कर लगाने थे। तो वो ग्राउंड जो था वो 400 मीटर का था। 1 चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया। इस तरीके से हमको चलना था, ठीक है। अब मैम कितने मिनट में करना है? देखिए लड़कियों के लिए जो समय है वो है 4 मिनट्स 45 सेकंड्स, व्हिच इज़ बहुत अच्छा, मतलब आराम से हो जाता है। लेकिन उसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आता है आपका तीसरा और सबसे आखिरी, सबसे मुश्किल, मतलब यहाँ पर बच्चे छन के निकल जाते हैं। मतलब वहाँ से सेलेक्ट होते-होते बच्चे आते हैं इतने और लॉन्ग जंप के बाद बच्चे बचते हैं इतने, एकदम मुट्ठी भर बच्चे बचते हैं। तो मतलब मैं कहूँगी लॉन्ग जंप जो है वो बहुत ज़्यादा आपका मतलब मैं कहूँगी कि किस्मत डिटरमाइन करेगा कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लॉन्ग जंप जो है आपकी, वो है 9 फीट 10 इंचेस, 10 इंचेस समथिंग, ठीक है? मैम मैं कितना सोच के चलूँ? 9 फीट और 10 इंचेस तो मान के चलो ही मत। भले ही ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे ये लिखा है। आप 10 फीट मान के चलो कि मुझे 10 फीट का जंप लेना है, क्योंकि खुद सोचो, आप वहाँ पर जो लाइन होती है, उसी पे थोड़ी जंप मार दोगे। आपको कम से कम, आपने जूता भी तो पहना है, तो आप कम से कम अपने, मान लो ये आपका पैर है, इतना आपका पैर है और यहाँ पर आपका जो है उन्होंने व्हाइट वाली जो नहीं होती चूना जो आता है वो लगा रखा है। अब आपका पैर सर कम से कम इतने से तो आगे आना चाहिए, या चलो इतना आना चाहिए कम से कम पैर। ऐसा पैर तो नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा। अगर वो व्हाइट वाला चूना उड़ गया ना सर, तो फिर आप आउट हैं, आप डिस्क्वालीफाई हैं। वो व्हाइट वाला जो बाउंड्री होता है, जैसे मैं यहाँ से भाग के आ रही हूँ, भाग के आ रही हूँ, भाग के आ रही हूँ, और व्हाइट वाली बाउंड्री है और मुझे उस व्हाइट वाली बाउंड्री को पूरा क्रॉस करना है, उसके ऊपर पैर नहीं रखना है। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट, भले ही ऑफिशियल वेबसाइट्स पे 9 फीट 10 इंचेस लिखा है, आपको 10 फीट मान के चलना है अपने दिमाग में, ठीक है? ये आपको पता है सीपीओ का जो फिज़िकल होता है ना, उसमें 9 फीट होता है, हमारा उससे भी मुश्किल है लॉन्ग जंप। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना है। मतलब आप देख लीजिए सीपीओ का आसान है, लेकिन आपका मुश्किल है। सीपीओ जिनको नहीं पता, इस एग्ज़ाम से आप एक सब इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है, उससे हम लोग एक असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, ठीक है? तो हमारा जो लॉन्ग जंप है, वो बहुत टफ है उनकी कंपैरिज़न में। ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला भाग है वो कंप्लीट होता है। 100 मीटर्स इन 18 सेकंड्स, 800 meters in 4 minute 45 seconds, and long jump which is not 9 feet 10 inches, which is 10 आप फीट मानकर चलेंगे। मैं आपको और भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। ओके। तो अब हम लोग क्या बात कर चुके हैं, हमने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक बार आपका ई एडमिट कार्ड आ जाने दो, फिर हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं पार्ट टू की। अब इस पार्ट टू में हम क्या बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में जब मैं उस दिन गई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, मेरा सेंटर जो पड़ा था वो आईटीबीपी नोएडा का पड़ा था। आईटीबीपी नोएडा का सेंटर मेरा इसीलिए पड़ा क्योंकि मेरा जो एड्रेस है, जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, उस एड्रेस के जो भी बगल में आपका सेंटर होगा, वो आपको दे दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि दिल्ली में रह रही थी, तो मुझे आपका आईटीबीपी नोएडा दिया गया। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, उनको 1% इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो एड्रेस आपने लिखा है, जहाँ पर आप करंटली अभी रह रहे हैं, उसी के बेसिस पर आपका सेंटर आता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे कई लोग मैंने देखे जिनका परमानेंट एड्रेस दूसरा था और अभी वो जहाँ रह रहे थे वो एड्रेस दूसरा था। तो जो आपका सेंटर आया वो अभी वाले के हिसाब से आया। ठीक है मैम। तो मेरा आईटीबीपी नोएडा सेंटर पड़ा था। मेरा जो आपका फिज़िकल था वो था 28th ऑफ डिसेंबर। मतलब ठंड जो है वो एकदम चरम सीमा पर है, बहुत सर्दी थी और जिस दिन हमारा फिज़िकल था, उस दिन बारिश भी हो रही थी थोड़ी-थोड़ी, नहीं होती? अ, एक एक हमको ऐसी लगती है कि हल्की-हल्की वो उसकी बूँदें होंगी, वही मैम बारिश कह रही है। नहीं, नहीं एक्चुअली में बारिश हुई थी। जिस ट्रैक पर हमको दौड़ना था, उस ट्रैक को थोड़ी देर के लिए रखा गया था कि भाई ये पानी चला जाए। लोग आए थे उसको साफ करने भी आए थे। सोचिए बारिश ऐसी हुई थी। तो बारिश हुई थी, हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही मैं कहूँगी ठंड का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ठंड थी। ठीक है। अब क्या हुआ सुबह-सुबह देखिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे मेट्रो से चले जाओ यार, क्या तुम कैब से जा रहे हो? क्यों? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ अपने आप को एग्ज़ॉस्ट मत करो। मेट्रो से ट्रैवल करोगे, यहाँ-वहाँ चलना, लाइन बदलना ये सब क्यों करना है? अगर आपके पास अपनी व्हीकल है तो आप उसके साथ जाइए या फिर आप कैब करके जाइए। आराम से जाओ, बिल्कुल अपने आप को एग्ज़ॉस्ट मत करो क्योंकि वहाँ पर 1 घंटा एग्ज़ॉस्ट ही करना है खुद को। तो मैं आराम से गई, मेरे साथ मेरे फादर गए थे, जैसा कि हमेशा मेरे पापा मेरे साथ हमेशा जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं। तो वो भी उस दिन भी मेरे साथ गए थे। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग सेंटर पे लगभग 40 मिनट या 1 घंटे पहले पहुँच जाते हैं। ऐज़ यूजुअल अगर आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं तो गलत हो मतलब लेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो मैं भी एकदम टाइम से गई थी। अब जब हम लोग लाइन में खड़े थे तो वहाँ मैंने पूछा मुझे वॉशरूम यूज़ करना था क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग करके हम आ रहे थे। तो सबने बोला कि नहीं-नहीं अभी तो एंट्री नहीं है तो क्यों? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ वॉशरूम बहुत ही छोटी चीज़ होती है, ठीक है? एंट्री नहीं हो रही है बट आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या सर मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? वो आपको करने देंगे, कौन-सी इतनी बड़ी चीज़ है? तो मैं वहाँ पर गई और मैंने उनसे बोला कि सर मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल आप जाइए, आप वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि इवेंचुअली क्या हुआ था कि मुझे समय ही नहीं मिला कि अब मैं वॉशरूम जाऊँ क्योंकि वार्म अप करना था ऐसे मतलब बहुत क्योटिक हो गया था तो मेरे को लगा कि मेरा ये डिसीजन बहुत सही था कि मैं पहले ही वॉशरूम चली गई अदरवाइज मैं अनकंफर्टेबल रहती बहुत समय तक। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होके आपको एक-एक बातें बताऊँगी। हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बात नहीं करेगा ना, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस सक्सेस रेट को हमको 50% 55% करना है। 15-20% इज़ नॉट द राइट परसेंटेज जो होना चाहिए हमारा। चलो, ठीक है? तो आई थिंक दैट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट और ओपनली बात करना ज़रूरी है। तो मैं गई मैं बहुत खुश थी कि मेरा ये डिसीजन कि हाँ यार चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ, अब नाउ आई कैन गो फॉरवर्ड। अब क्या हुआ? अब हम लोग गए, लाइन लगी थी, एक-एक बंदा अंदर जाता है, करते-करते हम लोग पहुँचते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ,
अगर उन लोगों ने आपको ट्रस्ट करके अंदर भेजा वॉशरूम के लिए, तो अब आप चालाकी नहीं करेंगे। सी यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, यू आर ऑलरेडी अ पोटेंशियल ऑफिसर, क्योंकि आप रिटर्न क्लियर करके आए हैं। चालाकी नहीं, आप जाइए, वॉशरूम से वापस आ जाइए। ये नहीं कि चलो थोड़ा ग्राउंड देख लेती हूँ, थोड़ा ये कर लेती हूँ, नहीं। अगर किसी ने आप पे भरोसा किया तो यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू मेक देम रियलाइज कि आप ट्रस्ट वर्दी थे। तो मैं जब गई, मैं सर नीचे करके मैं सीधा वॉशरूम गई और सर नीचे करके वहां से आ गई। मेरे इधर ही था फील्ड, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सर। जब सब बच्चे देखेंगे ग्राउंड, तभी मैं ग्राउंड देखूंगी, मैं उससे पहले नहीं देखूंगी। ये बात मुझे बहुत सॉर्टेड थी। अब चलो आ जाओ। अब लाइन लग गई, सब बच्चे अंदर अंदर एक एक करके जा रहे हैं। अब हम लोगों को कोने में बिठा दिया गया है चेयर पर। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पीएसटी हो रहा है, भाई हाइट वेट चेक हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। जब आपका ई एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इतना कोई बहुत ही गदर चीज नहीं मांगते हैं वो। 10th का सर्टिफिकेट, आपका ई एडमिट कार्ड, आपका डैफ, तो ऐसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यूजुअली सबके पास प्रेजेंट थे। अब जब ये हो रहा था, जब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो रहा था, मैंने अपने बैग से निकाली अपनी चॉकलेट, जो कि थी आपके डेयरी मिल्क की सिल्क वाली विदाउट पीनट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पीनट्स हैं, नट्स हैं, ये सब उनके विदाउट। एक आती है आपकी सिल्क, वो मैंने ली थी जो इतनी बड़ी वाली थी। उसको मैंने इतना 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 कर दिया था। बगल बगल वाले लोगों को भी ऑफर किया था, तो मान लीजिए एक स्लाइस तो वहां चला गया, बट मैंने इतना कर दिया था। मैम ये आपने क्यों किया? क्योंकि मैंने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिए थे। जब मैं तैयारी करती थी, मुझे ये पता चल चुका था कि ना ही मुझे रेड बुल सूट कर रहा है, ना ही मुझे ड्राई फ्रूट सूट कर रहे हैं, ना ही मेरे को बनाना सूट कर रहा है, ना ही मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक सूट कर रहा है। मुझे कुछ सूट नहीं कर रहा है। मेरे को चॉकलेट खा के दौड़ना, मैं इतना सही महसूस करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सारे कर लिए थे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे को तो केला खा के दौड़ना सही, मैंने ऐसे भी वहाँ बच्चे देखे जो केला खा के दौड़ रहे थे। देखिए मेरे को लगता है कि केला खा के दौड़ना इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि केला जो होता है वो बहुत ही हेवी होता है आपके पेट में। आपको कुछ ऐसा खाना है जो आपको एनर्जी तो दे, क्योंकि आपको 1 घंटा अभी फिज़िकल एक्टिविटी करनी है तो आपको एनर्जी दे, लेकिन आपको भारी-भारी ना महसूस हो, आपको अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो। तो वो चॉकलेट के साथ होता है। चॉकलेट आप खा लीजिए, पानी मत पीना, पानी-वानी नहीं, भारी तो हो ही जाएगा फिर शरीर। नहीं, पानी-वानी नहीं, आप चॉकलेट खाएँगे, आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा अरे यार मेरे को एन और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत ही डिहाइड्रेट महसूस कर रही हूँ। मैंने 100 मीटर, 800 मीटर दौड़ने के बाद तो एनर्जी ही नहीं बची, मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, हाँफ रहे थे आप, हाँफना तो ऑब्वियसली आप थोड़ा-सा दौड़ कर आई हैं, हाँफ तो जाएँगे ही आप, तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है सर, तो हम ये बात कर चुके हैं कि मैं वहाँ पर बैठे-बैठे मैंने चॉकलेट को इतना कर दिया था। अब थोड़ा-सा रिवाइंड करते हैं, जब मैं गाड़ी में थी, उस समय मैंने डाइक्लोफेनेक लिया था, व्हिच इज़ अ मेडिसिन जो आपका पेन के लिए आप खाते हैं। एक्चुअली में जब मेरा पीईटी था, तो मुझे थोड़ी-सी इंजरी हो रखी थी और वो दर्द बहुत ज़्यादा था। और भी कुछ कारण थे, जिसके बारे में हम डीपली बात करेंगे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पेन में थी। तो मेरे लिए अगर मैं वो दवाई नहीं खाती, तो मैं शायद उस दिन क्वालीफाई नहीं कर पाती। तो मैंने वो दवाई खाई थी, ठीक है? तो वो गाड़ी में ही खा ली थी। जब मैं आ रही थी ना तभी, मतलब 1 घंटे पहले ही मैंने खा ली थी और अब मैं वहाँ पर बैठे-बैठे मैं चॉकलेट्स खा रही थी। चॉकलेट खा के मैंने इतना कर दिया था उस चॉकलेट को और मैं पूरा दिमाग से प्रिपेयर्ड थी कि मैं पूरा खत्म करूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी, मतलब मैंने आपको पता है फिज़िकल का भी मॉक दिया था। जैसे हम लोग रिटन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसका मॉक देते हैं ना, पहले ही जाके थोड़ी बैठ जाते हैं पेपर में, नहीं। हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉक लगाते हैं, वैसे ही मैंने फिज़िकल का भी मॉक दिए थे 4-5 बार। तो मेरा सब कुछ डन था कि मैं पूरा खाऊँगी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मन ही नहीं हुआ तो लास्ट वाला 2 छोड़ दिया। अब मैं चॉकलेट खा के बैठी हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर देम टू से कि इवेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पीएसटी हुआ, ये सब हुआ, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों में मचती है भगदड़। ये आधे भागते हैं वॉशरूम के लिए, आधे भागते हैं वार्म अप के लिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ये बोल दिया है कि यू हैव ओनली 15 मिनट्स, एंड 15 मिनट्स का मतलब है 10 मिनट, क्योंकि 5 मिनट वो आपको बुलाएँगे, आप लोग चलकर जाओगे वहाँ तक, समय लगेगा। तो मतलब मान लो 10 मिनट थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बोला, मेरे को, मैं उसी समय उठ गई, क्योंकि आई वाज़ रेडी। आई वाज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द वॉशरूम बिकॉज़ मैं ऑलरेडी चली गई थी। तो यहाँ पर मेरा फ़ायदा हो गया कि वो ना मेरा समय बच गया। समझ रहे हैं? अब जैसे ही उन्होंने मुझे वार्म अप कहा, आधी लड़कियाँ भागी वहाँ से चेंज करने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 28 दिसंबर की ठंडी थी, जैकेट्स पहनने की ज़रूरत थी। सब लोग मतलब कान में लगा के आए थे, टोपा पहन के आए थे, मतलब बहुत सर्दी थी और उस समय तो मैंने भी लेयरिंग काफ़ी कर रखी थी। लेकिन आप यहाँ पर दौड़ने आए हैं, ठीक है? और अगर आप दौड़ने आए हैं तो आप इतनी लेयरिंग तो करेंगे नहीं। तो बहुत ही स्वाभाविक था कि सब लोग वहाँ से गए चेंज करने। देखिए, अभी जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, इट इज़ एब्सोल्यूटली योर चॉइस। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मैं उसको कोई फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये किया था। मैं वहीं पर रही,
मैंने वहीं पर जैकेट निकाला और मैंने ये टॉप पहना था ऊपर। इट इज़ अ टी-शर्ट नॉट अ टॉप, सॉरी। अ, दिस इज़ दिस इज़ सॉर्ट ऑफ जिम वियर, इफ यू कैन सी इट ना। बहुत ही इसका पतला कपड़ा है, देखो। कपड़ा इसका बहुत ही, एंड इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अगर देखो तो स्ट्रेचेबल है इसका कपड़ा, एंड बहुत ही बॉडी हगिंग है, पूरा आपके शरीर को ढक लेता है अच्छे से। तो मैंने ये पहना था, ठीक है। आर यू एबल टू सी इट गाइस प्रॉपर्ली? या, ठीक है। तो मैंने ये कपड़ा ऊपर पहना था एंड नीचे मैंने शॉर्ट्स पहने थे। मेरा दिमाग बहुत सॉर्टेड था कि मैं क्या चेंज करने जाऊं। मुझे अभी इसी टॉप और शॉर्ट्स में तो पूरा इवेंट करना है। अभी सब लोग ऑब्वियसली सामने ही रहेंगे, सब लोग देखेंगे। तो मैं अभी चेंज करने क्यों जाऊँ? मैंने वहीं पर बैठे-बैठे मैंने अपना जैकेट निकाला। मैंने जैकेट पहना था और नीचे ट्राउज़र्स, बस। मैंने जैकेट निकाला, ट्राउज़र निकाला एंड मैं फटाक से गई वार्म अप करने। मैंने 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिए और सब बच्चे वहाँ पर वेट कर रहे थे कि बाहर आएँगे तो फिर हम चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए कि आपका कॉल है, बट मुझे लगता है इसमें समय बहुत जाता है और ये समय अगर आप दे देंगे ना सर, आप अपने आप को वार्म अप नहीं कर रहे हैं। देखिए, बॉडी जो होती है उसको गर्म होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो दौड़ नहीं पाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्मी के समय में अपने आप को गर्म रखना बहुत आसान है। आप थोड़ा-सा भी हल्का-सा रनिंग कर लेंगे ना, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। लेकिन ठंडी में अपने आप को गर्म रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड इतनी ज़्यादा, और 28 दिसंबर की ठंड तो आप सोच लीजिए, वो भी दिल्ली में, बहुत ठंडा था मौसम। उस समय अपने आप को गर्म रखना सबसे बड़ा टास्क यही था। अगर आपकी बॉडी ठंडी हो गई है तो आप दौड़ नहीं पाएँगे अच्छी तरीके से। तो ये बात मैं जानती थी, मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिस इतना था। तो मैं जैसे ही उन्होंने बोला वार्म अप, मैंने सीधे अपना काम किया और मैं चली गई और मैंने जंपिंग जैक्स किए, मैंने जॉगिंग-वॉगिंग की। मैंने एक्सरसाइज़ेज़ भी मैं तैयार करके गई थी कि 10 एक्सरसाइज़ेज़ मैं करूँगी, जो मेरे को शरीर को गर्म करने में सबसे जल्दी जो गर्म हो जाता है। जंपिंग जैक्स जो है वो बहुत अच्छा है, गर्म भी आपकी बॉडी जल्दी होती है और आपको थकावट भी महसूस नहीं होती। तो वहाँ 10 मिनट मैंने पूरा जो मेरा था एक्सरसाइज़ेज़ वो सब किया। उसके बाद हमारा उन्होंने बोल दिया, आ जाइए 100 मीटर्स आपका रेस है। 100 मीटर्स के लिए अब मैं जाती हूँ। तो वहाँ पर हम सब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे-ऐसे लाइन्स लगी हुई थी, ठीक है? यहाँ पर 6 बच्चे, फिर उनके पीछे 6 बच्चे, फिर उनके पीछे 6 बच्चे। तो 1 रो हुई, दूसरी रो हुई, तीसरी रो हुई, तो मैं चौथे, 5वें रो में थी और सबसे यहाँ पर थी। अब जब आप दौड़ने जाते हैं, उससे पहले आपको अपना स्टांस बनाना होता है कि आप छूटते ही एकदम दौड़ने लग जाएँ। 100 मीटर्स का द ओनली थिंग जो मेरे दिमाग में था कि उनका मुझे एस्टिमेट लगाना है। वो जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे समय पे शायद व्हिसिल थी या क्लैप था, पता नहीं, मुझे थोड़ा-सा भूल रही हूँ मैं। लेकिन अभी मान लेते हैं क्लैप था। तो मैंने ना ये एस्टिमेट किया, क्योंकि मैं इधर से देख रही थी। मैंने यहाँ ये वाली जो नज़र होती है ना, मैं यहाँ से देख रही थी कि ये ऐसे कर दिए हैं और अब बजाने वाले हैं। पता नहीं, शायद व्हिसल याद आ रहा है मुझे। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट पता नहीं मुझे दिमाग से उतर क्यों रहा है। शायद व्हिसल थी, मतलब कुछ तो ऐसा था जिसमें मुझे पता चल गया था कि नाउ ही इज़ अबाउट टू डू इट, ठीक है? तो जैसे ही मुझे पता चल गया ना कि वो करने वाले हैं, तो मैंने अपना स्टांस मेंटेन करके रखा है। अब हमारा रिएक्शन टाइम क्या होता है सर? मैम आप क्या मिलीसेकंड इसके बारे में बात करनी है वो। मैं आपको बताती हूँ, 2 सितंबर को मेरा सीपीओ का रिज़ल्ट आया था। मैंने बताया ये एग्ज़ाम से आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं जॉइन करूँगी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मुझे लगा कि यार चलो मैं फिज़िकल ज़रूर दूँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फिज़िकल में पास हो गई ना, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊपर हो जाएगा कि यार तूने ये वाला फिज़िकल निकाल दिया, तू सीएपीएफ का भी फिज़िकल निकाल देगी। तो मैंने बड़ी मेहनत की। मेरा 2 सितंबर को जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने पूरे सितंबर तैयारी की है, अक्टूबर की है, नवंबर की है, दिसंबर की है, क्योंकि दिसंबर में मेरा आखिरी था सीपीएफ का। तो एक्चुअली में मैंने पूरे लगभग साढ़े 3 महीने दिए हैं इस फिज़िकल की तैयारी को। तो मैंने वो हर गलती, वो हर सम मतलब मैंने सब कुछ करके देखा है, ठीक है? अब मेरा सीपीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं 0.1 सेकंड लेट थी 100 मीटर्स में। तो सोच लीजिए, जिस बंदी ने ऑलरेडी 100 मीटर्स फेल किया है 0.1 सेकंड की वजह से, उसके लिए हर 1 सेकंड इम्पोर्टेंट था उस समय। तो मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ से देख रही थी तो मैंने ये अज़्यूम कर लिया था कि अब ये हमको बोलने वाले हैं। उस समय मेरे कुछ माइक्रो सेकंड्स बचते हैं। और हमेशा ये याद रखना, 100 मीटर्स जब भी आप दौड़ रहे हैं, तो आपका मार्क जो होना चाहिए वो 100 मीटर्स का होना ही नहीं चाहिए। आपका मार्क 110 और 120 का होना चाहिए। मतलब कि मैं अपनी आँखों से उस व्हाइट वाले चूने को नहीं देखूँगी कि 100 मीटर वहाँ खत्म हो रहा है, नहीं। मैं उसके आगे कुछ भी, एक वहाँ पर कोई बक्सा रखा है, वहाँ पर कुछ पेड़ है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ है, मैं उसको अपना बेंचमार्क रखूँगी। तो मैं दौड़ती गई तो, और मैंने वो वाला रखा, तो मेरी आँखें जो हैं वो उस व्हाइट वाले को नहीं दिख रही, वो उसको देख रही है। तो अल्टीमेटली मुझे तेज़ दौड़ना है, क्योंकि बाकी लोगों से मेरा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। मेरे को 120 मीटर्स करना है, इन लोगों को 100 मीटर्स करना है। ठीक है? तो ये माइंडसेट रहता है। अब
100 मीटर में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जो मैंने भी बहुत की थी, वो ये है कि जब हमें ये एहसास होता है ना कि अब तो हम आ गए यार, अब तो हम यहीं पर हैं, तो हम अपने आप को स्लो कर देते हैं। ये सबके साथ है। 100 मीटर में ये बहुत बड़ी गलती है। आपको जब छोड़ा, तो आपके दिमाग में सिर्फ इतना रहना चाहिए कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं रुकूँगी नहीं और मैं स्लो नहीं करूँगी खुद को। सबसे पहली चीज़, जैसे ही वो कट की आवाज़ आई, वो कट की आवाज़ से आप दौड़ने चाहिए। देखो क्या होता है ना, हम लोग ये समय लेते हैं कि उन्होंने आवाज़, जैसे मान ली मैंने क्लैप किया, अब ये क्लैप सुनने के बाद बच्चे दौड़ रहे थे। मैंने क्या किया, क्लैप हुई, मैं क्लैप पे दौड़ी हूँ। तो ये क्लैप पे मैम कैसे दौड़ते हैं, इसकी भी देखो प्रैक्टिस होती है। आप क्लैप सुन के दौड़ोगे, आपका रिएक्शन टाइम मतलब वीक है। आप क्लैप पर दौड़ोगे, इसका मतलब आपने अपने आप ही माइक्रो सेकंड्स अपने बचा लिए। ठीक है, ये फर्क होता है। अब एक तो होता है खींच के दौड़ना, कि आप पहले ही कदम से खींच रहे हो और एंड तक खींच रहे हो। बस अपने आप को इतना कहना है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन रुकूँगी नहीं। और मैं एक्चुअली में, जैसे मैंने क्रॉस कर लिया था तो उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड क्वालिफाइड, बट मैं आगे तक भागी हूँ क्योंकि मेरा जो बेंचमार्क था वो तो 120 मीटर्स का था ना, तो मैं तो मतलब आगे ना थोड़ा मैं आगे तक चली गई थी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड मैंने सुन लिया था, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा यार, क्योंकि अपने आप को एकदम से स्लो नहीं करते। जब बहुत तेज़ से भाग कर आ रहे होते हैं, तो एकदम से नहीं स्लो करते हैं, थोड़ा-सा रुकते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को स्लो करते हैं। झटका शरीर को कभी नहीं देते, किसी भी तरीके का झटका। दूर से दौड़ कर आ रहे हो और फटाक से रुक जाओगे, नहीं। दूर से दौड़ कर आओ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना जो है वो स्पीड कम करो, तब जब आपने लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है? मैं ऑलरेडी लाइन क्रॉस कर चुकी हूँ, मैंने क्वालिफाइड सुन लिया है, तब जाके मैंने अपनी स्पीड को कम किया है। बच्चे क्या करते हैं, 100 मीटर से पहले ही कर देते हैं, ये उनकी होती है गलती। दूसरी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैं हमेशा बड़े-बड़े पैर फेंकती थी। सबसे बड़ी गलती 100 मीटर्स में ये होती है बच्चों की कि वो छोटे-छोटे पैर फेंकते हैं, छोटे-छोटे पैर, जिसकी वजह से उनका डिस्टेंस कवर ही नहीं होता है। आप ये बात मान लीजिए कि स्पीड पर काबू करना आपके लिए, मैंने 4 महीने तैयारी की, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड भी एनसीसी का है, बट मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों इतना परेशान थी फिज़िकल को लेकर। अभी हम करेंगे बात उसके बारे में। आपको बड़े-बड़े पैर फेंकने होते हैं, क्योंकि स्पीड पर कंट्रोल पाना मुश्किल है, ठीक है? स्पीड पे कंट्रोल पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने पैर बड़े-बड़े फेंकेंगे ना, तो चांसेस आर हाई कि आप जल्दी पहुँच जाएँगे एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसको ये लग रहा है कि मैं छोटे-छोटे पैर फेंकूँगी लेकिन मैं फटाक से दौड़ूँगी, ठीक है? ये सब मैं करके देख चुकी थी, तो मुझे ये पता चल चुका था कि यार मेरी स्पीड तो इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कदम बड़े-बड़े फेंकने हैं ताकि मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर करूँ, ठीक है? ये था मेरा प्लान। अब मैम आपने तो एनसीसी किया, आप इतना परेशान क्यों थे? देखो एनसीसी मेरा हुआ था 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ था एनसीसी, और मेरा एनसीसी था जब कोविड मतलब एकदम चरम सीमा पे था। कोविड के समय पे हम इतना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, करते थे बट इतना नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, जब मेरा 22 में खत्म हुआ और मैं 24 के भी एंड में, यानी कि मान लीजिए ऑलमोस्ट 25 में मेरा जो था वो फिज़िकल था। ऑलमोस्ट आप यही कह सकते हैं। इतने समय में मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैं बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। हाँ, एसएसबी हो गई या कुछ था, तो उसके 1 महीने, डेढ़ महीने पहले कर लिया। और जब मैं आपको जेनुइनली बता दूँ, देखिए मैं 8 एसएसबीज़ गई हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी एसएसबीज़ अपनी छोड़ी हैं, बहुत सारी छोड़ी हैं। रिटन क्वालीफाई किया था बट एसएसबी देने नहीं गई। तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था ना कि अब मैं एसएसबीज़ नहीं दूँगी, उसके बाद मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी एकदम ही खत्म कर दी थी। तो मैं ना मानती ही नहीं हूँ, वो बचा-कुचा फिज़िकल एक्टिविटी जो मैं करती थी, मैं उसको मानती ही नहीं हूँ। मैं यही कहती हूँ कि भाई एनसीसी के बाद ना मैंने फिज़िकल एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था अपना। ठीक है, तो इसीलिए मैं डरी हुई थी कि यार मैंने अपनी फिज़िकल एक्टिविटी इतनी खराब कर रखी है, तो मुझे पता है कि यार मुझे फिज़िकल के लिए बहुत प्रिपेयर होना है। क्योंकि फिज़िकल के लिए आपको रिटन और इंटरव्यू से भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ये लोग समझते नहीं हैं, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं समझते लोग। क्यों मैम आप ऐसा कह रहे हो कि रिटन और आपके इंटरव्यू से भी ज़्यादा मेहनत आपको फिज़िकल में करनी होती है? इसीलिए कह रही हूँ बच्चे, क्योंकि आपके फिज़िकल में कौन डिसाइड कर रहा है कि आप आउट हो गए या इन हो गए? 0.1 सेकंड। सोचिए। कितना डिस्टेंस मैम डिसाइड कर रहा है कि आप इन हैं या आउट हैं? कुछ इंचेस, इंचेस भी नहीं छोड़ो, कुछ सेंटीमीटर्स जो हैं, कुछ सेंटीमीटर जो हैं, वो अगर आपका पैर हल्का-सा यहाँ है, आप आउट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड, कुछ सेंटीमीटर मेरा सिलेक्शन ऑफ रिजेक्शन देख रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ रिटन में, तो रिटन में आपके पास होता है भाई बहुत सारा स्कोर करने का अपॉर्च्युनिटी। मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो आपके पास है 25 मिनट, जहाँ पर यू कैन प्रूव योरसेल्फ, यू कैन मेक देम रियलाइज दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट। आपके पास समय, यहाँ पर आपके पास समय नहीं होता है, बिल्कुल समय नहीं होता। तो ये बात मैं जानती थी कि मैंने जितनी भी मेहनत की हो रिटन में या फिर मैंने जितनी भी मेहनत की हो आपके इंटरव्यू में, मेरे को फिजिकल में उससे 4 गुनी ज़्यादा
सॉरी, उससे 4 गुनी ज़्यादा मेहनत करनी है, ये बात मुझे पता थी। ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की कि मेरा 100 मीटर्स हुआ एंड आई क्वालिफाइड। बहुत सारे बच्चे 100 मीटर्स में आउट होते हैं। उसके बाद हमारा होता है 800 मीटर्स। अब मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ की थी, सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरी थी वो ये थी कि जब मेरा 100 मीटर्स खत्म हुआ, उसके बाद आई डिड नॉट स्टॉप। ठीक है? मैंने अपने आप को स्लो किया एंड आई वाज़ कॉन्स्टेंटली, मतलब अब आप वहाँ से दौड़ के कहीं जा तो सकते नहीं हैं क्योंकि सब क्वालिफाइड अब वहीं पर खड़े हैं और एक साथ जाएँगे। तो मैं वहाँ पर ना खड़ी हूँ ना, मैं कॉन्स्टेंटली अपने पैरों को ऐसे-ऐसे चला रही थी, कॉन्स्टेंटली। मतलब मैंने अपने शरीर को, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये मैंने, और ये पता है बिल्कुल मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं था। ये उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हवा बहुत तेज़ चल रही है और बारिश भी हल्की-हल्की, मतलब हल्की-हल्की बूँदें जो थी ना वो गिर रही थी अभी भी। अगर मैंने अपने आप को रोक दिया ना, तो मेरी बॉडी हो जाएगी ठंडी, मैं दौड़ ही नहीं पाऊँगी। मुझे ये पता था। तो मैंने क्या किया, मैं जब 100 मीटर क्रॉस करके खड़ी थी, तो फिर मैंने अपने पैरों को धीरे-धीरे ऐसे चलाती रही, मैं कंटिन्यूअसली चलाती गई हूँ, ऐसे-ऐसे। और वही, अब देखो आप वहाँ से दौड़ के जा नहीं सकते बिकॉज़ डिसिप्लिन सर, आप वहाँ पर एक ऑफिसर बनने आए हैं, आप ऑलरेडी एक ऑफिसर बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो आपको डिसिप्लिन शो करना है, ठीक है? आप एक स्टैंडर्ड सेट करके आते हो, तो आप वहीं खड़े रहोगे, आप वहाँ ये तो नहीं बोलोगे सर मैं एक सैर लगा के आती हूँ, तो मैं वहीं खड़ी थी और मैं वहीं पर ऐसे-ऐसे कर रही थी। फिर सर ने बोला कि चलिए अब आपको वहाँ जाना है, तो फिर मैं और फिर दौड़-दौड़ के जा रही हूँ। अब 800 शुरू होता है, सब अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। यार 4 मिनट 45 सेकंड है, 2 मिनट ये दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा बड़ा सॉर्टेड था। क्या करना है एनर्जी बचाकर? अभी क्या करना है एनर्जी बचाकर? कुछ नहीं करना है ना। अभी तो आपको जान देनी है, क्यों 4 महीने क्यों इतना दौड़े? इसी दिन के लिए दौड़े थे ना, तो क्या करोगे एनर्जी बचाकर? तो मैं अपने दिमाग में सॉर्टेड थी कि मैं पहले कदम से खींचूँगी। बच्चे ऐसा कर रहे थे कि 1 चक्कर, मैंने आपको बताया कि हमारा जो आईटीबीपी नोएडा में जो ग्राउंड था वो 400 मीटर का था, तो हमको 2 चक्कर लेने थे। 400, 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 100 मीटर्स, तो हमको ये करना था। तो मेरा ये सॉर्टेड था कि मैं कुछ ये नहीं करूँगी, 1 चक्कर आराम से, दूसरा चक्कर ऐसे-वैसे, कुछ नहीं। पहले ही कदम से मैं खींच रही थी। तो मैं एक्चुअली में सबसे आगे खड़ी थी। अच्छा सॉरी, मैंने आपको 100 मीटर्स का नहीं बताया ना, 100 मीटर में भी मैं सबसे आगे थी। मैम कितने समय में आपने किया? देखो, मुझे ना जेनुइनली याद नहीं है, क्योंकि उस समय ना एक बड़ा जुनून था मेरे सर पे, मतलब ना वो चेहरा मेरा देखने वाला था। मैं एकदम पागल थी कि मुझे करना है। एक होता है ना, एक पागलपन होता है, एक ज़िद होती है कि मुझे ये करना है क्लियर, वो था मेरे चेहरे पे। तो ना मैं सुन नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने 15 सेकंड सुना है। एक्चुअली में वहाँ पर क्या हो रहा था ना, काउंटिंग वो कमांडेंट सर मुँह से कर रहे थे। ऐसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे वो कर रहे थे, ठीक है? और 18 तक उन्होंने किया, उसके बाद वो रुक गए। तो मेरे को 15 तक सुनाई दिया था, उसके बाद मुझे सुनाई नहीं दिया है। लेकिन मुझे ये याद है कि मुझे 17 भी सुनाई नहीं दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं 15, 16, 17 इन सब में किसी बीच में आई हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे जैसे ही मुझे ये याद है कि मुझे 15 सुनाई दिया और मुझे क्वालिफाइड सुनाई दिया। मुझे यही 2 शब्द सुनाई दिए। मुझे ये बस इतना याद है कि मेरे को 15 सुनाई दिया, मुझे 16 नहीं सुनाई दिया और 17 तो सुनाई नहीं दिया, ये तो मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है? उससे पहले ही क्वालिफाइड आ गया था मेरे दिमाग में। ठीक है? मैं खत्म करने के बाद पीछे मुड़ी हूँ तब भी बच्चे दौड़ रहे थे। सोच लो मैं इतना आगे थी। तो मैं सबसे आगे दौड़ रही थी। अब आती है 800 मीटर की बात। 800 मीटर में भी मैं सबसे आगे थी। क्या होता है ना, जब आप दौड़ रहे होते हैं ना, अब सबको उन्होंने बोल दिया गो, तो सब दौड़ रही हैं लड़कियाँ। अब क्या होता है, एक वहाँ पर ना 2 लोग बाइक पे होते हैं, एक बाइक चला रहा है और एक बाइक पे ऐसे कैमरा लेके खड़े होते हैं और वो आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हर चीज़ वहाँ रिकॉर्डेड है, हर चीज़। कोई वहाँ पर आपके साथ आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे को जानबूझ के इन्होंने हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज़, अगर आपको डाउट भी है तो वो दिखाया जाता है। तो मैं सबसे आगे थी, तो वो रिकॉर्डिंग ऐसे ले लेके चल रहे थे, तो मैंने एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं दौड़ रही थी तो उनको अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ी थोड़ी। उनको पहले लगा था कि यार इतना ही दौड़ेंगे लड़कियाँ, ज़्यादा नहीं तेज़ दौड़, लेकिन उनको एक समय क्या था, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो मैं थोड़ा हँसने भी लग गई थी, दौड़ते-दौड़ते, कि मतलब मैं इतनी स्पीड में हूँ कि उनको बाइक बढ़ाना पड़ रहा है अपना। फिर मैंने 800 किया, मैं लगभग मान लीजिए 700 मीटर तक थी सबसे आगे, सबसे आगे। 700 मीटर के बाद आती हैं 2 लड़कियाँ जो मुझे काटती हैं। काटने का मतलब ये होता है कि मैं दौड़ रही हूँ, वो मेरे आगे से यहाँ आती हैं। अब मेरा सिर्फ 100 मीटर बचा है और मुझे सुनाई दे दिया कि कमांडेंट सर ने बोला यू हैव इनफ टाइम, इनफ टाइम। मतलब वो आपको इनडायरेक्टली ये समझा रहे हैं कि आप लोग के पास बहुत टाइम है, आप सबसे आगे हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना है अब आपको। और मुझे ये भी दिख रहा है कि 100 मीटर्स है। अब यहाँ पर अगर मैं अपना ईगो सैटिस्फाई करने पे आती कि नहीं यार ये मुझे कैसे काट रही है, मैं जाती हूँ सबसे आगे, ये सब होती है फालतू चीजें। आप वहां पर क्या करने गए हैं? सिलेक्शन लेने गए हैं, आपको क्या मतलब है कि कोई आपसे आगे है या पीछे है? तो मैंने बोला कि यार मेरे को 100 मीटर्स दौड़ना है, ठीक है? मैं इससे कॉम्पिटिशन क्यों लगाऊँ? मेरे को इसके बाद लॉन्ग जंप के लिए भी तो अपनी बॉडी को तैयार रखना है। तो मैं आराम से, मुझे पता है मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास मुझे लगता है शायद 2 मिनट से ज़्यादा समय था मेरे पास। 2 मिनट मतलब ऐसे ही कुछ समय था, देखो एग्ज़ैक्टली समय हो गया मुझे भी।
और मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ये चीज़ें लोगों को बताऊँगी, तो मैंने कुछ ऐसे लिख के रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, बट इतना ही समय था लगभग। उस समय पता है आप बहुत एजिटेटेड होते हैं, बहुत एनर्जी में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ना आपको सुनाई भी नहीं दी अच्छे से, समझी भी नहीं, आप बस एकदम फ़ोकस, एक होता है ना अर्जुन ने सिर्फ़ एक वो मछली की आँख दिखी वैसा वाला था, मेरे को वो लाइन दिख रही थी बस, मुझे यहाँ आना है। अब तो उनको मैंने बोला कि यार मैं क्या करूँ? मैंने ऐसे 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा करूँ यार मज़ा आएगा। मैंने कहा मज़े लेने आई हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ पर अपना क्वालीफाई करने आई हूँ। भाड़ में जाए यार, आप लोग आगे जा रहे जाने दो। एंड शी वाज़ ऑलरेडी अ सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। तो उनकी जंप भी लाजवाब थी, उनकी रनिंग लाजवाब थी और उनसे मैं कॉम्पिटिशन करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मैं हार जाती। तो वो छोड़ो। तो उन्होंने मुझे काटा लेकिन तब भी मैं 3rd नंबर पर थी और मैं काफ़ी अच्छा चल रही थी। जब मैंने 800 कंप्लीट किया तो कमांडेंट सर आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझसे ये कहा कि Rupali, your running is very good. I saw you in 100 meters. I saw you in 800 meters too. You're a very good candidate. Please make sure that you clear it in the long jump. उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। नाम में अगेन 3 कमांडेंट सर थे। 2 लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि योर रनिंग इज वेरी गुड। नाउ प्लीज मेक श्योर कि आप लॉन्ग जंप करें क्योंकि लॉन्ग जंप में बहुत लड़कियां आउट होती हैं। ठीक है? उन्होंने काफ़ी उनको पता चल गया था कि यार ये सारी जो लड़कियां हैं ना वो लॉन्ग जंप निकाल सकती हैं, ये नहीं निकाल पाएंगी ऐसा-ऐसा क्योंकि जिस बच्चे की रनिंग अच्छी है ना उसका लॉन्ग जंप तगड़ा है। ये बात आप गाँठ बाँध दीजिए। अब हमको बुलाया जाता है आपके किसके लिए? लॉन्ग जंप के लिए। मैं जाती हूँ अपने बैग के पास और निकालती हूँ वॉल्यूम। कुछ पानी मैंने एक बार भी कंज़्यूम नहीं किया है। बच्चे वहाँ गए, थोड़ा पानी पीकर आराम-आराम से बतिया के चल रहे हैं। एक मतलब आराम से मतलब ऐसा लगे कि गार्डन में आए हैं। देखिए आपको ये सब नहीं करना है प्लीज़। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बता रही हूँ। वहाँ पर आपको अपना गोल याद होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेकर जाना है। कुछ मत करो। अब जैसे ही मेरा 800 खत्म हुआ, अगेन मैं आ गई अपने कंटीन्यूअस रनिंग पे। ऐसे-ऐसे रनिंग करते हुए गई, अपने बैग से बॉल ही निकाला, स्प्रे और फिर ऐसे-ऐसे करते-करते वहाँ पर खड़ी हो गई, वहाँ पर भी कंटिन्यूअसली ऐसे-ऐसे कर रही थी। अब आता है लॉन्ग जंप का समय। अब लड़कियों को एक-एक करके लाइन में खड़ा कर दिया है और उनको बोल रहे हैं जंप करो। तो एक लड़की ने जंप किया, नहीं हुआ, दूसरी ने किया, नहीं हुआ, तीसरी ने जंप किया, हो गया। लेकिन अब तक ना डर थोड़ा-सा बच्चों में बन गया था कि यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। देखो, अब क्या हुआ ना कि मुझे ये बात पता थी, मैंने आपको जैसा बताया कि मैं पेन में थी। मेरे को था कुछ, मैं आपको बताऊँगी वो क्लियरली, मैं बहुत पेन में थी और मुझे ये पता चल चुका था कि मेरे को ना एहसास होने लग गया था कि अब मेरा दवाई का जो असर है वो ख़त्म हो रहा है। मेरे को अब दर्द शुरू होने लगा है। तो अब मैं फिर से तो दवाई नहीं खा सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा दवाई भी नहीं खा सकते ना आप, डीज़ी होने लग जाएँगे और मेरी तबीयत ऑलरेडी मेरी ख़राब चल रही थी। वही है ना कि किस्मत की बात है सर, मैं सब कुछ करके भी मैं उस दिन पूरा अपना 100% भले ही मैंने परफ़ॉर्म अच्छा किया बट मैं पूरा हेल्दी नहीं थी उस दिन। मैं वीक थी थोड़ी-सी उस दिन, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता था कि भाई तुम देखो यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्सेस में जाने वाले हो, ये सब नहीं होता है, ठीक है? कि आप वीक हैं, आज आपकी तबीयत ख़राब है, ये सब नहीं। तो मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली यही कह रही थी कि आपकी तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ? दवाई खा के दौड़ो, चलो, ठीक है? हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया, तो अब मैं क्या गई, मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि क्या सर मैं जंप कर सकती हूँ? सर ने बोला हमको क्या है? आप अगर आपके आगे वाला आपको देता है चांस, अगर आपके आगे वाला आपको बोलता है कि हाँ, तू चला जा, तो चला जाना। मेरा बहुत ही आखिरी पे चांस था और मैंने कहा कि मेरे को दर्द अब बढ़ रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं अभी नहीं किया ना मैंने लॉन्ग जंप तो फिर मैं नहीं कर पाती। तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, ठीक है।" अगर मैंने एक लड़की से पूछा कि यार मैं चली जाऊँ अभी? तो वो कहती है, "हाँ, चली जाओ यार" और सब लोग वहाँ डरे हुए थे क्योंकि हो नहीं रहा था ना लॉन्ग जंप। एक ही का तो हुआ अभी तक, बाकियों का नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा-सा एक डर का था और लॉन्ग जंप का ऑलरेडी एक फ़ोबिया रहता है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, "हाँ यार, तू चली जा, मेरे को थोड़ा-सा अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ।" तो मैंने कहा, "ठीक है यार, तो मैं जाती हूँ।" तो अब मैंने वो पूरा मैं आपको ये बताऊँगी मैंने कैसे किया। मैंने पूरा लॉन्ग जंप में मैं गई पहले आगे, मैंने कैलकुलेट किया, अपना पैर-वैर रखा, फिर मैं पीछे आके मैं दौड़ कर आती हूँ एंड आई जंप एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर द लॉन्ग जंप। जैसे ही मैं वहाँ गिरती हूँ, तो वो लोग कहते हैं क्वालिफाइड। मैं कहती हूँ, "यस सर?" कहते हैं कि, "नहीं, नहीं, नहीं हुआ आपका।" मैंने बोला तो कहते नहीं अरे हो गया आपका यू हैव क्वालिफाइड और मैं आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक नथिंग मैं बहुत रोती हूँ उस दिन क्योंकि 4 महीने से दौड़ रही थी 4 महीने से मैंने कितने अकेडमीज के चक्कर काटे हैं मैंने कितने ग्राउंड्स दौड़ी हूँ मैं ही जानती हूँ वो चीज़ तो उस समय मेरे को ये था कि फाइनल रिजल्ट जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैंने 4 महीने दिए वो तो मेरा क्वालीफाई हुआ ना। तो मैं उस दिन बड़ा रोने लग गई तो सर वहाँ पर मैम्स भी थे तो उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं जस्ट ऑल द बेस्ट जाओ वहाँ बैठो। और वहाँ पर अब हम नीचे जाके बैठ जाते हैं तो मैं और एक लड़की वहाँ पर थे, उसके बाद कंटिन्यूअसली बच्चों का जंप ही नहीं निकल रहा। 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की जंप ही नहीं आ रहा है। फिर 1 राउंड होता है, फिर दूसरे राउंड मतलब हम मेरे को याद है कि मैं और वो लड़की जो थे अनफॉर्च्यूनेटली उसका नहीं हो पाया बट शी इज़ सच अ वंडरफुल वुमन।
हम हमारी बहुत सी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों वहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार अब लड़कियाँ आ ही नहीं रही हैं यार। हम दोनों सिलेक्ट हम लोग हो गए थे। हम बैठ मतलब सेकंड राउंड हुआ जब 3 चांस मिलते हैं ना आपको लॉन्ग जंप के, तो पहली बार आपका जंप नहीं निकला, आपको दूसरी बार मौका मिलेगा। दूसरी बार नहीं तीसरी, लेकिन तीसरी आखिरी है। तो दूसरी बार में भी लड़कियों का नहीं हो रहा। तब जाके दूसरे में ऐसा हो रहा था कि एंड तक आते-आते कुछ लड़कियाँ आ रही थी यहाँ पर, बट बहुत ही कम रेशियो बच गया था सर। हम लोग शायद 26 लड़कियाँ थी इन टोटल, एंड तक आते-आते हम बचे थे 13-14 ऐसे बचे थे हम लोग। और आपको पता है हमारा जो बैच था वो सबसे अच्छा बैच था। आईटीबीपी नोएडा के कमांडेंट सर ने ये बात कही थी कि आपके बैच में तो फिर भी बहुत लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई। अदरवाइज़ अभी तक जितनी बैच में लड़कियाँ आ रही थी, वो 5-6 लड़कियाँ सेलेक्ट हो रही हैं 25 में। 4, 5, 7 लड़कियाँ सेलेक्ट हो रही हैं। ऐसे तो मैंने ऐसे भी बोर्ड देखे हैं, पुणे बोर्ड की बात है जहाँ पर 1 लड़की सेलेक्ट हुई थी बस। तो बहुत डर का माहौल था। मैं क्यों कह रही हूँ कि 15 से 20% सिलेक्शन रेट है, वो इसीलिए है। लॉन्ग जंप की वज़ह से एंड 100 मीटर्स, दे बोथ आर वेरी स्केरी। ठीक है सर। तो ये हमारा जैसे ही लॉन्ग जंप होता है, हमको बोल दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड वाले में आप यहाँ बैठिए, और जिनका नहीं हो रहा था बेचारे, जिनका 3rd के बाद भी, उनको यहाँ बिठा दिया जा रहा था। तो हमारा होता है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माय डे, दैट पर्टिकुलर जो जब मैं आईटीबीपी नोएडा में मैंने दिया था। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, व्हिच इज़ क्वाइट लॉन्ग। पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ड्यूरेशन से, हम लोग एक-एक बात करेंगे। एकदम बैठ के, एक जैसे एक बहन एडवाइस कर रही होती है, मैं उस तरीके से आप लोग को एडवाइस कर रही हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें की थी। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले मैं देख लूँ सब कुछ हो गया है। येस, येस, एवरीथिंग इज़ डन नाउ। हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट जहाँ पर मैं आपसे ओपनली उन क्वेश्चन्स का आंसर करने वाली हूँ, जो समस्या मैंने फेस की है, जो मैं नहीं चाहती कि आप करें। चलिए, 2 पार्ट हमारे डन हो चुके हैं, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और मैं बहुत कुछ लिख कर लाई हूँ, जो आप ही के सवाल थे मेरे से और जो चीज़ें मैं बात करना चाहती थी आपसे। हाँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कपड़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था। मैं यूजुअली अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ में बात करूँ, तो मेरे को ढीले कपड़े बहुत पसंद है। तो मैं ना लूज़ टी-शर्ट्स पहनती थी, लूज़ ट्राउज़र्स, मैं बहुत ऐसे कपड़े पहनती थी। मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, 100 मीटर्स दौड़ते वक़्त ना मेरा ये जो अंगूठा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है एंड आई एम रनिंग, मेरा ना अंगूठा ऐसे आ गया था, इस तरीके से कपड़े में फँस गया था। उसकी वज़ह से क्या हुआ सर, कपड़े में ऐसे फँस जाने की वज़ह से मेरा 1-2 सेकंड बढ़ गया, क्योंकि मैं ब्रेक हो गया ना सर, मैं ऐसे-ऐसे दौड़ रही हूँ, मेरा ब्रेक हो गया। इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप लूज़ कपड़े पहनकर फ़ास्ट रनिंग नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत टाइट कपड़े पहनने हैं। और जब मैं ये रनिंग-वनिंग करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ना मैं रनर्स को देखती भी थी, उनकी वीडियोज़ ऑनलाइन बहुत देखती थी, तो उनके स्टेप्स को देखना, वो किस तरीके से दौड़ रहे हैं, उनके हाथ के मोशंस को देखना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देखो, हर आपके ना हर सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अपनी आँखों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग का तो करना ही पड़ेगा, सुनने का करना है, हर चीज़ का करना है। तो मैं ना रात-रात जब भी मेरे को समय मिलता था, मैं देखती थी वीडियोज़, अच्छे-अच्छे रनर्स का मैं देखती थी। मैं नाम भूल रही हूँ, मैंने एक का देखा था, मैं उनको बहुत कॉन्स्टेंटली देखती थी, मुझे उनकी रनिंग बहुत पसंद थी। उनके पैर भी बहुत लंबे थे, वैसे इतने मेरे लंबे पैर नहीं हैं। तो मैं उनके ना पैर का तरीका देखती थी, कैसे चल रहा है। तो वैसे-वैसे मैंने बड़े स्टेप लेना शुरू किया था 100 मीटर्स के लिए, उनको देखने के बाद। फिर मैंने रात-रात में ये देखती थी, मैं उनके कपड़े देखती थी कि वो क्या पहन के दौड़ रहे हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सबसे बड़ी गलती ये कर रही हूँ कि मैं बहुत लूज़ कपड़े पहन रही हूँ। लूज़ कपड़े आप जितने पहनेंगे, देखिए मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैं अब थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगी, व्हिच इज़ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जो होता है, इसको हम ड्रैग भी कहते हैं। तो जब आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं ना, तो हवा जो है वो आपको ऑपोज़िट साइड में धक्का देती है। ठीक है? इसी को हम ड्रैग कहते हैं। नॉर्मल लाइफ़ में हम इसको फ्रिक्शन कहते हैं। जब आपके 2 सॉलिड, मान लीजिए ये पेन है और मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे रगड़ रही हूँ, तो मुझे फ्रिक्शन महसूस हो रहा है। एक ऐसा फ़ोर्स महसूस हो रहा है जो इसके मोशन को अपोज़ कर रहा है, इसको फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ड्रैग की बात करती हूँ, तो हवा जो आपका रेज़िस्टेंस प्रोड्यूस करता है, वो नहीं चाहता है कि भाई तुम दौड़ो। आपको ऐसा दौड़ते भी हो तो नहीं है, सामने से हवा आती है, महसूस होता है, उसी को हम ड्रैग कहते हैं। जब आप कपड़े लूज़ पहनते हैं, तो ड्रैग आपका ज़्यादा लगता है। क्यों मैम? क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जब मेरा सरफेस एरिया सिर्फ़ मेरे इतने हाथ तक था, तो हवा सिर्फ़ इस पे ही फ़ोर्स लगा रही थी। अब जैसे ही आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो अब ये पूरे पर वो फ़ोर्स लगा रही है। इसकी वज़ह से जैसे मैं दौड़ रही हूँ, तो मेरा अगर ये लूज़ टी-शर्ट है, तो वो पूरा जो है मेरा टी-शर्ट जो है, वो एक रेज़िस्टेंस महसूस करेगा। आई बात समझ? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लूज़ नहीं पहनूँगी। मैं ये बहुत ही स्किन फिटेड, जब मैंने इसको पहना था, ये बहुत ही स्किन, मतलब मैंने उसके बाद इसको कभी
वेयर नहीं किया, इसलिए थोड़ा नया-नया टाइप ही लग रहा है बट ये बहुत ही अच्छा था, पूरा स्किन फिटेड था। मुझे 1% भी इसको पहन के कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब आती है मेन इम्पोर्टेंट बात। अगर आप ध्यान से देखिए ये स्किन को बहुत ज़्यादा हग कर रहा है। ध्यान से देखो इसको, बहुत ज़्यादा हग कर रहा है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हग कर रहा है हमारी स्किन को, तो क्या होता है हम लोग फीमेल जो हैं वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं, क्योंकि हमको ये महसूस मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। जब मैं दौड़ती थी ना तो मुझे थोड़ा पता है कि हम दौड़ रहे हैं तो ब्रेस्ट का मूवमेंट होगा। ब्रेस्ट के मूवमेंट से थोड़ा-सा मैं अनकंफर्टेबल हो जाती थी और मैं अपने आप को अपनी स्पीड को लो कर देती थी। तो बहुत समय बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ। पहली बात तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा रिवाइंड किया, फिर मुझे याद आया मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, मैंने एनसीसी भी की तो वो गर्ल्स कॉलेज में ही की है। तो मेरे इर्द-गिर्द तो लड़कियाँ ही थी हमेशा, तो कभी मुझे वो अनकम्फर्ट महसूस ही नहीं सॉरी वो डिस्कम्फर्ट महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं एक ऐसे ग्राउंड में हूँ जहाँ पर बहुत सारे मेल्स थे, बहुत सारे। तो अब आप ऐसे ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं ये भी बताऊँगी अकेडमीज़ का, ये सब कुछ बात करूँगी। मैं आपसे बहुत ही ओपनली बात करूँगी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं एक ऐसी अकेडमी में हूँ जहाँ पर बहुत सारे मेल्स हैं, बहुत। तो अगर आप दौड़ रहे हैं तो दिमाग में ये आता था, इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट यू, वो लोग अपना काम करने आए हैं, आप अपना काम करने आए हैं, बट स्टिल पता नहीं माइंड में अपने आप लगता था कि एक अनकंफर्टेबल महसूस होता था कि मैं ज्यादा तेज दौड़ती नहीं थी, थोड़ा सा स्लो कर लेती थी खुद को कि कोई देख रहा है, थोड़ा ना ब्रेस्ट का मूवमेंट हो रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद जब मैंने ये नोटिस किया अपने अंदर कि मैं कितना गलत कर रही हूँ यार, मैं एक यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में जाना जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मैं ये क्या कर रही हूँ? तब मैंने अपने आप को 2 बातें समझाई। पहली बात, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट यू, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दौड़ रही हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग अपना काम करने आए हैं, आप अपना काम करने आए हैं। और दूसरा मैंने अपने आप को ये समझाया कि आप एक फीमेल बॉडी नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक बॉडी हैं, सिर्फ़। जब हम अपने दिमाग में ये डिस्टिंक्शन बना लेते हैं ना कि मैं एक फीमेल बॉडी हूँ, वो एक मेल बॉडी है, ऐसा-ऐसा जब हम कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में अपने आप ये प्रेजुडिसेस आ जाते हैं कि मैं दौड़ूँगी तो मेरे बॉडी पार्ट का ये मूवमेंट होगा, मैं पीछे से जा रही होंगी तो लोग देखेंगे ये नहीं। जिस दिन आप अपने आप को सिर्फ़ एक बॉडी की तरह जज करेंगे ना, उस दिन आपके दिमाग में ये सब बातें आएँगी ही नहीं, क्योंकि आप उसको इतना तवज्जो ही नहीं देंगे। तो अपनी बॉडी को थोड़ा वैल्यू कम करना शुरू कर दो। मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल वैल्यू नहीं करती थी। अरे ठीक है भाई, दौड़ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से अगर कपड़ा हिल गया तो हिल गया भाई, दौड़ रहे हैं क्या करेंगे? कुछ टेंशन ही नहीं लेती थी मैं। ठीक है भाई, मेरे को मेरा लक्ष्य बहुत साफ़ है, मुझे फिज़िकल क्लियर करना है। मेरे को आउट नहीं होना है, यहाँ पर आउट नहीं होना है। मुझे कम से कम ढोलपुर हाउस तक पहुँचना है, इंटरव्यू देना है। उसके बाद मेरी किस्मत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे, ठीक है? इतना तो हम रखते हैं हिम्मत कि हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अच्छा। ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, ठीक है? तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबके साथ थोड़ी ऐसा होता है। मैंने इतनी लड़कियों से इंटरैक्ट किया इस समय में और मैंने ऐसी भी लड़कियाँ देखी, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैंने उनको एडवाइस किया कि आप प्लीज़ ये कपड़े पहनो, आप इस कपड़े में कंफर्टेबल नहीं हो, देख के पता चल रहा है। लेकिन वो बोलती थी कि नहीं यार मेरे को ना बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं कैसे पहनूँ? मुझे थोड़ा ये लग रहा है, वो लग रहा है। मैं ये जानती हूँ कि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे भी लगता था इनिशियली, मैंने आपको बताया ना। लेकिन जैसे ही आप अपने एम्बिट को क्रॉस करते हैं ना, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि लग रहा है ना अनकंफर्टेबल, कोई बात नहीं, वही काम करूँगी। जब अपने आप को इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर क्रॉस करते हो ना, उसके बाद आप देखते हो कि यार जिस चीज़ से मैं इतना डर रही थी वो चीज़ कुछ थी ही नहीं, ठीक है? एक्चुअली में मैं अपने कॉलेज में तो शॉर्ट्स पहनती थी, मैंने पहना भी है, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कुछ अजीब। हाँ, प्रोवाइडेड वो गर्ल्स कॉलेज था, बट स्टिल मुझे कभी अजीब नहीं लगा। मैं ग्राउंड पे जब शॉर्ट्स पहन रही थी तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था कि अरे नहीं यार शॉर्ट्स बहुत ही शॉर्ट हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, थाइज़ दिख रही है, ये वो, ये सब सिर्फ़ फालतू बातें, कुछ मैटर नहीं करता है यार किसी को भी। फिर मैंने अपने आप को जब बैठ के एक दिन समझाया ना, उसके बाद तो मैं एकदम निडर थी। मैं कुछ भी पहनूँ, मैं बस अपना लक्ष्य साफ रख रही थी कि भाई मुझे ये करना है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप कितना भी बेहतरीन स्पोर्ट्स वियर खरीद लीजिए, कितना भी बेहतरीन, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। मैंने बहुत अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स वियर ट्राई किया था। एक बार तो मैंने ऐसा इनर वियर पहना था, जिससे मेरी साँस फूलने लग गई थी। तो ये सब ना ये फालतू चीज़ें जो हम करते हैं ना, अपने आप के साथ गलत करते हैं ना, प्लीज़ ये सब मत करो यार। ठीक है? कोई ऐसा स्पोर्ट्स वियर नहीं बनाएँ जो आपके बॉडी पार्ट के मूवमेंट को रोक सके। आप दौड़ रहे हैं सर, आपको 18 सेकंड से पहले, मैं तो बताती हूँ मैं तो 16 सेकंड का लेकर चलती थी, 18 सेकंड तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे लड़कियों के पास 18 सेकंड होते हैं, कभी नहीं। मैं 16 सेकंड लेके चलती थी। तो मैंने अपने आप को ये सोच रखा था 16 सेकंड में आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं सर, बॉडी का मूवमेंट होगा ही होगा। और वो सपोज़्ड टू मूव है भाई, आप दौड़ रहे हो ये नॉर्मल है, आप हाथ भी तो मूव कर रहे हो, तो आपने हाथ से क्या ये सवाल पूछा? नहीं पूछा।
तो इतना सब अपने आप को बोलने के बाद, लड़कियों से इतना बात करने के बाद, ये देखने के बाद कि उनको पता है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल बट स्टिल दे आर वेयरिंग इट, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उनका क्लियर क्यों नहीं हुआ, कुछ और कारण हो सकते हैं उनका क्लियर ना होने के, बट मुझे लगता है ये वन ऑफ द रीजंस था जिसकी वजह से वो लोग क्लियर नहीं किए हैं। मैं जिस ग्राउंड में जाती थी उस ग्राउंड में मतलब इक्के दुक्के बच्चे ही हैं लड़कियों में जिनका क्लियर हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ बहुत लड़कियों का, बहुत लड़कियों का नहीं हुआ। मेरे साथ जो लड़की थी जिसको मैं बहुत मतलब मुझे वो बहुत पसंद थी, वो द काइंड ऑफ लेडी शी वाज़, बहुत ही ज़्यादा काइंड थी वो, हम्बल थी। तो मुझे था कि यार आपका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। उनको भी मैंने रिकमेंड किया था कि आप प्लीज़ शॉर्ट्स पहन के आइए, आप ट्राउज़र मत पहनो, ट्राउज़र से आपका लॉन्ग जंप रुक रहा है। उनको महसूस तो होता था बट वो नहीं पहनते थे क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे, और मैंने उनको कितना समझाया कि आप अपने कंफर्ट को ब्रेक करो। ये आप अपने कंफर्टेबल पोज़ीशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कैसे अपने आप का एक बेहतरीन साइड देखेंगे? आप चैलेंजेस तो है ही बट उसको तो कॉन्कर करना ही है ना सर हमको। बट वो नहीं मानी, उनका नहीं हुआ। नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी बट शी वाज़ अ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल लेडी। ठीक है, तो सर क्या हुआ हमारा, फिर एक और बात मैं बताना चाहूँगी। कुछ बच्चे मेरे पास आके ये कह सकते हैं कि मैम ये क्या बात हुई? लॉन्ग जंप क्या ट्राउज़र में नहीं हो सकता है? मैंने ट्राउज़र में भी बहुत बार लॉन्ग जंप किया है, ठीक है? मैंने सब कुछ करके देख लिया और एंड रिज़ल्ट मेरा इस पे आया कि मैं कोई तोप नहीं हूँ। मैं बहुत ही बेहतरीन इंसान नहीं हूँ जिसका फिज़िकल तो माइंड ब्लोइंग है। नहीं, मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूँ और एवरेज कैंडिडेट से ट्राउज़र में जंप नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने शॉर्ट्स में जंप किया और शॉर्ट्स में मेरे जंप निकलते थे, ठीक है? एक पॉइंट याद आ गया, वो मैं लिख ले रही हूँ, वो भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है सर कि मैंने ऐसी लड़की देखी है, एक लड़की मैंने देखी थी जिसने ट्राउज़र में आपका लॉन्ग जंप किया और उन्होंने इतना बेहतर लॉन्ग जंप किया, इतना बेहतर। लेकिन मैंने उनसे पूछा फिर कि आपका क्या बैकग्राउंड है? तो उन्होंने मुझे वही बताया, वही थी वो लड़की जो सब इंस्पेक्टर थी सीआईएसएफ में। तो उनका तो करना बनता था, वो 5 साल से उस सर्विस में है। उनका तो बनता, वो फिज़िकली इतना एक्टिव है, उनका तो बनता था। लेकिन मैंने मोस्टली वो लड़कियाँ देखी जिन्होंने ट्राउज़र्स पहने थे, वो लॉन्ग जंप नहीं निकाल पा रही थी। जिन्होंने भी शॉर्ट्स पहने थे, उन सबके निकले थे। ठीक है? तो प्लीज़ ये याद रखना ये बात कि आपका पैर रुकता है ट्राउज़र से। लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि ट्राई करो। एक बार ट्राई करके देखो मेरी बात मानकर, देखना आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि कुछ इंचेस तो हैं, मेरे लॉन्ग जंप ऐसे ही बढ़ गए। ठीक है? तो ये बात होगी। कपड़ों से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी। इससे ज़्यादा ओपनली मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता पाऊँगी। ठीक है, कपड़े डन होते हैं। एक और बात, लॉन्ग जंप से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं एक-एक दिन में 20-20 जंप कर लिया करती थी। पता है क्या बताऊँ, मैं भी ना थोड़ा-सा दिमाग से उस समय दिमाग इतना चलता नहीं था, एक जुनून सवार था कि करना है, करना है। जिस दिन मेरी जंप निकलती नहीं थी ना, जिस दिन मैं थोड़ा लाइन के इधर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उस दिन मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी और मेरे को लगता था मैं तब तक जंप करूँगी जब तक मेरा निकलेगा नहीं। मैं ये भी बता दूँ आपको, मैंने ऐसा भी किया था कि मैं सुबह जाती थी 6 से 7 एक्सरसाइज़ करने, प्रैक्टिस करने, और मैं शाम को भी जाती थी। लेकिन अलग-अलग जगह जाती थी, अलग-अलग अकेडमीज़ में। मतलब मैंने एक दिन में मैं 2-2 बार फिज़िकल करती थी। मैं इतना ज़्यादा मेरे सर पे जुनून सवार था कि मुझे क्लियर करना है, और मुझे लगता है कि जब आप पागल बन जाते हैं ना, तभी कोई चीज़ होती है। जब आपके अंदर एक ज़िद होती है कि मुझे वो चीज़ करनी है, तभी आप ज़िंदगी में कुछ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 20-20 जंप करती थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा-सा मेरे को दिक्कत आई, मेरे पैर में इंजरी हो गई थी। एंकल जो था मेरे दोनों पैरों का, उसमें मोच आ गई थी, जिसकी वजह से मैं 10 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, 10 दिन क्या उससे ज़्यादा मैंने एंकल व्रैप जो हैं, उसको पहन-पहन के मैं दौड़ती थी, फिर भी मैं रुकती नहीं थी। तो मैं कहूँगी कि भगवान का हाथ था कि मैं इंजरी में भी दौड़ती जब थी, या थोड़ा-थोड़ा मैं कोशिश करती थी कि चलो यार जब यही कर लेंगे, हल्की-हल्की रनिंग ही कर लेंगे, बस रुकेंगे नहीं। तो पेन भी होता था, लेकिन वो एक भगवान था कि उन्होंने और मेरे को ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं दी। तो ये पहली इंजरी थी मेरी, जो मेरे दोनों ही एंकल पर हल्का-सा मोच था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। तो मैं हल्का-हल्का जाती थी, थोड़ा-थोड़ा। वही ना अंदर एक परेशानी कि नहीं यार, थोड़ा-थोड़ा करेंगे यार, भले ही रनिंग नहीं कर पा रहे, थोड़ा-थोड़ा करेंगे। तो मैं वो करती थी। ठीक है सर, ये मेरी पहली इंजरी थी, और ये इसीलिए हुई क्योंकि मैं 20-20 जंप करती थी, 25-25 जंप करती थी। जब तक मेरी जंप निकलेगी नहीं, मैं ग्राउंड छोड़ूँगी नहीं। मतलब मैं कुछ आखिरी बच्चों में होती थी जो ग्राउंड छोड़ती थी। मैं बिल्कुल ग्राउंड छोड़ती ही नहीं थी। ग्राउंड को मेरे को जंप क्लियर करके देना है, तभी मैं छोड़ूँगी। ऐसा था दिमाग में, व्हिच इज़ रॉन्ग। आपको ये नहीं करना है। जहाँ 2-3 जंप निकल रही है, करके अपना चलते बनो। रोज़ आपकी जंप निकलनी चाहिए मोस्टली। किसी दिन नहीं भी निकल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली निकलनी चाहिए। ये बात हमारी हो गई। पहली इंजरी की बात मैंने आपको बता दी। दूसरी इंजरी मेरी हुई थी जब मेरे थाई के नज़दीक में ना एक नस जो है वो एक्सट्रीम पेन कर रहा था। मैंने आपको बताया कि मैंने डाइक्लोफेनेक खाया था। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने 2 डाइक्लोफेनेक खाया था।
मैं एक्सट्रीम पेन में थी। अपने 28 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है, उसके 7 दिन पहले से ही पता नहीं किस्मत मेरी कैसी थी, 7 दिन पहले से ही मुझे बहुत दर्द शुरू हो गया। अगेन इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा ड दे दिया था अपने आप को। मैं 2-2 जगह जाती थी, 2 अकेडमीज़ जाती थी मैं। मैं यहाँ सुबह जाती थी, वहाँ शाम जाती थी, फिर सुबह, फिर शाम, और उसके बीच में भी मैं काम कर रही हूँ। मैं उस समय टीचिंग करती थी, तो मैं बीच में काम कर रही हूँ। इतना एग्ज़ॉशन होता था ना यार, सीरियसली। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद है, वो मैं लिख लेती हूँ, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो मैंने अपने आप को बहुत एग्ज़ॉस्ट किया था, तो लास्ट के वाले टाइम पे क्या हुआ कि मेरे थाई के नज़दीक एक नस खिंच गई थी और मुझे इतना पेन करता था। इसीलिए जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, एक मैंने गाड़ी में डाइक्लोफेनेक लिया था, फिर चॉकलेट खाने के बाद भी मैंने डाइक्लोफेनेक लिया, क्योंकि मुझे पेन महसूस हो रहा था। लॉन्ग जंप से पहले मुझे पेन महसूस फिर होने लग गया था। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि अब दवाई नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा था। शरीर इतना थोड़ा तो सहे यार। लेकिन वो किस्मत अच्छी थी कि चलो निकल गया जंप, अदरवाइज़ अगर मुझे आधा घंटा और खड़ा होना पड़ता ना, तो मेरा वो इंजरी, थोड़ा मेरा था दिक्कत कि मैं नहीं कर पाती। जेनुइनली मैं नहीं कर पाती। तो मेरे वो जो 4 महीने की मेहनत है वो पानी में चली जाती। बट किस्मत अच्छी थी कि मेरे को जंप करने मिल गया और मैंने जंप कर लिया, और वो दर्द उस तक इतना बढ़ा नहीं था। हो गई ये बात। तो कपड़ों से रिलेटेड सारी बातें हो गई, और जितनी भी हमारी यहाँ-वहाँ की बातें थी। अब दूसरा है पीरियड्स। एक्चुअली में जिस दिन हमारा फिज़िकल था, उस दिन मेरा सेकंड डे था ऑफ पीरियड्स, एंड फर्स्ट एंड सेकंड डे बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं मेरे मेरे केस में। तो मेरी सबसे बड़ी गलती आप अभी सुन लीजिए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब मैं अकेडमी में जाया करती थी, मैंने साढ़े 3 महीने किए हैं, तो मतलब मान लेते हैं पर मंथ आपको 1 बार पीरियड्स होते हैं, तो 3 महीने में 3 ही बार हुए। तो जब भी मेरे को होते थे, तो मैं ऑफ ले लिया करती थी कि चलो यार नहीं जा पा रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही है, छोड़ो ऑफ ले लेते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप ऑफ मत लीजिए, भले ही आप जाइए, थोड़ा-थोड़ा करके आना, बट करके आओ, ठीक है? बिकॉज़ यू नेवर नो उस दिन अगर आपको हो गए तो। और एक्चुअली में मुझे एस्टिमेट हो गया था कि मुझे आने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप दवाई ले लीजिए, डिले कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो मेडिकल होता है ना, वो हमारा फिज़िकल के बाद ही होता है। मैंने कहा कि मैं क्यों बिना फालतू में ऐसी दवाइयाँ खा रही हूँ, डिले करने की, कि पीरियड्स डिले हो जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं क्यों खा रही हूँ? ठीक है, क्या क्या पता मेडिकल में कोई समस्या आ जाए। दर्द की दवाई कुछ नहीं होती, वहाँ पर दर्द का कुछ नहीं होता, वहाँ पर आधे बच्चे इंजरी से परेशान थे। दर्द का दवाई इज़ नथिंग। बट इसका मुझे लगा कि मैं क्यों ये सब फालतू चीज़ें कंज़्यूम करूँ, मेरा मेडिकल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान पे छोड़ दो, देखा जाएगा जो होगा। फिर जो हुआ, फिर वो देखा नहीं गया। तो मेरा जिस दिन फिज़िकल था, उस दिन मेरा सेकंड डे था, एंड आई वाज़ सीरियसली मच इन पेन। पेन बहुत ज़्यादा था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन स्टिल क्या था, अर्जुन को मछली की आँख दिख रही है कि मेरा गोल क्या है, कि मुझे पार करना है। मैंने आपको बताया कि मैंने 2 डाइक्लोफेनेक खाया। द रीज़न वाज़, नाउ द रियल रीज़न इज़, द रीज़न वाज़ फर्स्ट कि मैं बहुत पीरियड्स में थी, तो मेरे को दर्द था। दूसरा मेरे को इंजरी, जो मैंने आपको बताया कि मेरे थाई के नज़दीक की जो नस थी वो खिंच गई थी। इन दोनों की वज़ह से अब मुझे उस समय जब दर्द हो रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये दर्द मुझे किस वज़ह से हो रहा है। क्योंकि मेरे को लोअर बॉडी पूरा पेन कर रहा था। मुझे एक समय ऐसा हुआ कि मेरा लोअर बॉडी सुन्न था, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। बट मैंने कहा कोई बात नहीं। मुश्किल समय से ही तो कुछ बेहतरीन रिज़ल्ट निकलते हैं। जब आप बहुत मुश्किल देखते हैं ना ज़िंदगी में, तो समझ जाना कि कुछ बहुत बेहतरीन आने वाला है। इसीलिए आप मुश्किल समय देख रहे हो। तो उस समय बस मैंने भगवान को इतना कहा कि बस मेरा पार करवा दो, उसके बाद मैं गिर जाऊँ, उसके बाद मैं बेहोश हो जाऊँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। पार करवा दो बस। तो सब कुछ अच्छा रहा। तो अब मैंने ये बात भी आपको बता दी है कि अगर आपका पीरियड्स आपका है और आप प्रैक्टिस में नहीं जा रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि उस दिन अगर आपको आ गए, तो उस दिन तो आपको परफ़ॉर्म करना है। अभी तक आप स्किप करके आ रहे थे। एटलीस्ट उस दिन आप मेंटली तो प्रिपेयर रहोगे ना कि यार मैं प्रैक्टिस में भी जाया करती थी, तो अभी भी चली जाऊँगी, कौन-सी बड़ी बात है। समझ गए ये बात? ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बात पता थी कि आईटीबीपी का जो आपका 100 मीटर्स का, देखो 800 मीटर में जो हमारा मान लीजिए 800 मीटर में पत्थर है, 800 मीटर्स में मिट्टी रखी हुई है, जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा भी ग्राउंड हो आप कर लोगी। लेकिन 100 मीटर्स में ग्राउंड का बहुत फ़र्क पड़ता है। कौन-सा ग्राउंड है आपका? आपका ये वाला है, जो कंक्रीट वाला होता है, नॉर्मल सड़क। देखो जो नॉर्मल कंक्रीट वाला सड़क होता है ना, एक्चुअली में ये प्रैक्टिस के समय पे रिकमेंड नहीं किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम वाले समय में जब आप उसमें दौड़ते हैं ना, तो आप थोड़ा फ़ास्ट दौड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मिट्टी वाला। व्हिच इज़ अगेन नॉर्मल बेसिक साइंस, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी क्लास में ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इसका ना जो पूरा रिलेशन है वो इम्पैक्ट से है। जब आप एक कंक्रीट रोड पर दौड़ते हैं ना, तो आपका इम्पैक्ट का जो टाइम होता है वो कम होता है। आपने पैर रखा, जंप, पैर रखा, जंप, पैर रखा, जंप, पैर रखा, और ऐसे-ऐसे आप आगे बढ़ जाते हैं।
जब यही आपका जो ग्राउंड है वो मिट्टी वाला है, कंक्रीट वाला नहीं है, तो अब जब आप पैर रख रहे हैं तो आपका पैर थोड़ा धंसता है, टाइम बढ़ा, ये टाइम बढ़ा तो ऊपर जाने में भी टाइम बढ़ता है। इसका मतलब जब आप रनिंग करते हैं तो आपका टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी साइंस की बातें। तो मुझे ये बात सबने बोल दी थी कि आईटीबीपी का जो आपका 100 मीटर्स का जो ग्राउंड है, उसमें सड़क है। बट स्टिल मैंने कभी भी उस चीज़ का कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में नहीं लिया, क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे सेंटर्स थे जिनमें 100 मीटर्स में मिट्टी दे रखी थी, सड़क नहीं थी, और मिट्टी पे समय ज़्यादा लगता है, सड़क पे समय कम लगता है। तो मैंने एकदम वर्स्ट केस मान के चला, मैंने मिट्टी भी नहीं मानी, मैंने पता है क्या माना? मैंने माना कि मेरा 100 मीटर का ग्राउंड होगा जिसपे पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी होगा, पानी की भी बूंदे, और ये तो मेरा assumption एकदम करेक्ट था, उस दिन बारिश हो रही थी। मैंने ये कहा पानी की भी बूंदे होंगी, सब कुछ होगा, उसमें मुझे दौड़ना है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि मैंने 2 अकेडमीज़ में मैं गई थी। एक्चुअली में अकेडमी तो मैं 2 में गई थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस जो है वो मल्टीपल ग्राउंड्स में किए थे। एक जनकपुरी के नज़दीक भी एक ग्राउंड था, मैंने वहाँ पर भी प्रैक्टिस किए थे। तो उसका जो 100 मीटर का जो आपका ग्राउंड था ना, उसमें पत्थर भी थे, छोटे-छोटे कंकड़ बहुत होते थे, मिट्टी थी, तो वो वाला मैंने किया था। दूसरा जो मैं अपने घर के नज़दीक प्रैक्टिस करती थी जिस अकेडमी में, उसकी सड़क जो थी वो एकदम कंक्रीट थी, एग्ज़ैक्टली वही जो मेरा आईटीबीपी में थी। तीसरा मैंने एक रामजस ग्राउंड आपको पता होगा, मेरे घर के जो नज़दीक अकेडमी है, वो एक्चुअली मैं अकेडमी नहीं कहूँगी, वो एक हमारे एक भैया ही थे जो हमें करवा रहे थे। ठीक है? तो उनका मैं आपको मतलब अगर दे भी दूँ रीच तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेन मैं आपको बताती हूँ रामजस ग्राउंड वाला। रामजस ग्राउंड में भी मैं गई थी, तो उनका जो 100 मीटर्स था उसमें भी सेम था, पत्थर था, मिट्टी था, सब था। ठीक है? और एक और मैं गई थी, जो आपने देखा है ये जो आपके इवेंट्स होते हैं, नेशनल इवेंट्स होते हैं, इस पे जो आपके रनर्स जो दौड़ते हैं ना जिस ट्रैक पे, वो ट्रैक आपका थोड़ा-सा अलग होता है। वो कलरफुल ट्रैक आपने देखा होगा, मैं वहाँ पर भी गई थी। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, अ, थोड़ा इस तरफ, मैं एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बताना चाहती हूँ फॉर प्रिवेसी रीजंस, बट एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वहां पर हम गए थे, तो वहां पर सारे स्पोर्ट्स होते थे। तो वहां पर भी मैंने देखा जो आपकी नेशनल प्लेयर्स हैं, वो सारे आते थे वहां पर। तो वो जिस ट्रैक पे दौड़ते थे, मैं उस ट्रैक पे भी दौड़ी हूँ। इसका मतलब साफ सीधी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मल्टीपल ट्रैक्स का एक्सपीरियंस लिया था, कि मैं अपने पैर को किसी भी एक चीज की आदत दूंगी नहीं। क्या पता उस दिन उनका मन बदल जाए कि भाई आप रोड पे मत दौड़ो, आप इस वाले ट्रैक पे दौड़ो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्या पता मेरे दिन हो जाए ऐसा। इसीलिए मैंने मल्टीपल ग्राउंड जो थे, मतलब जितने भी ग्राउंड में दिल्ली में छाप सकती थी, मैं हर जगह गई थी कि नहीं, मेरे को अपने पैर को आदत नहीं लगानी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस 2 अकेडमी में कर रही हूँ। मेरे को अपने पैर को आदत नहीं लगानी है, ना ही इस ग्राउंड की, ना ही इस ग्राउंड की। मेरे पैर को आदत रही कि तेरे को जो ग्राउंड मिल गया, तेरे को 17 से पहले आ जाना है, 17-16 से पहले, बस। इसीलिए मैं मल्टीपल ग्राउंड्स में दौड़ती थी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने कितने समय तक तैयारी की? मैंने आपको बता दिया, साढ़े 3 महीने मैंने तैयारी की थी। मेरा सीपीओ का भी फिजिकल था, सीएपीएफ का भी फिजिकल था। सीपीओ में मैं आउट हो गई, सीएपीएफ में मैं क्वालिफाई हो गई। मैंने एक रामजस ग्राउंड में किया था, बट रामजस ग्राउंड में मैंने सिर्फ लॉन्ग जंप के लिए लास्ट के नहीं, मतलब 7-8 दिन जो है मैं गई हूँ रामजस ग्राउंड। मेन जो मैंने ट्रेनिंग की थी वो अपने घर के पास एक भैया के अंदर की थी, और वहां पर मैं कंटिन्यूअसली 3 महीने गई हूँ, कंटिन्यूअसली 3 महीने। रामजस ग्राउंड में मैं सिर्फ 6-7 दिन गई थी, सिर्फ अपने लॉन्ग जंप के लिए। ठीक है, ओके। एक और बात ये, कि मैंने कभी भी ये नहीं माना कि मेरा जो जंप है वो 9 फीट सम इंचेस का है, 10 इंचेस का है, नहीं। मैं हमेशा 10.5 फीट का जंप मारती थी। अगर आप में से किसी को भी मेरा जंप देखना है, तो मैंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं अपने जंप की, आप जाकर देख सकते हो। मैं हमेशा जो बेंचमार्क रखती थी वो 10.5 फीट का रखती थी, क्योंकि मुझे क्लियर था कि यार अप्रोक्सीमेटली ना आपको 10 फीट ही जंप करना पड़ता है, मैं उससे भी थोड़ा आगे जंप करना चाहती हूँ। तो मैंने हमेशा 10.5 फीट का जंप किया है। ठीक है, जब भी मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मैंने क्वालिफाई किया है, नहीं किया। और एक और बात, जब भी आप प्रैक्टिस भी करने जाते हैं ना, स्टार्टिंग में तो चलो आप लॉन्ग जंप सीख रहे हैं, जब आप एक बार सीख जाते हो, उसके बाद अपने दिमाग में ये बात सॉर्टेड रखना कि मेरे को 3 चांस लेने ही नहीं है क्वालिफाई करने की। मैं आपको अभी सच्चाई बता रही हूँ। उस दिन क्या हुआ था, जिन लड़कियों का थर्ड अटेम्प्ट हुआ ना, कि अब आपको तीसरा चांस मिल रहा है, अब जंप करो, उनके ऊपर इतना प्रेशर था ना, इमोशनल हो गई थी कुछ लड़कियां, कि यार ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर ये वाला मेरा जंप क्लियर नहीं हुआ तो मतलब मैं कितने साल पीछे चली जाऊंगी। तो उस समय पता है बहुत डर का माहौल था, और मुझे याद है थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ 2 या 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 2 या 3 लड़कियों का। तो ये बात याद रखना, पहले और दूसरे चांस में अगर आपका लॉन्ग जंप निकला तो निकला, थर्ड चांस में निकलना बहुत मुश्किल है।
मेरा पहले में ही निकल गया था, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस भी करती थी तो मैं यही कहती थी कि मेरे को पहले में निकालना है, ठीक है? जब नहीं निकलता था ना, तब मैं बोलती थी अब करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जो कि गलत चीज़ है। आप 5 या 6 जंप करो, उसके बाद अपने आप को रेस्ट दो, ठीक है? मैंने ये बताया आपको, एक्सट्रीम विंटर था, तो जब लॉन्ग जंप का समय आया ना, तो मैं अपने साथ एक वॉलिनी लेकर आई थी और उस वॉलिनी को मैंने अपने थाइस से लेकर अपने पूरे एंकल तक मैंने पूरा स्प्रे कर दिया, पूरा मतलब उसको ढक दिया एकदम। और उसने मेरे को ना एक अलग सा ना एक थोड़ा गर्माहट दी उसने मुझे। पता नहीं क्यों, मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूरे पैर पर अपने वॉलिनी पूरा छाप लिया था और तब मैं गई थी लॉन्ग जंप करने। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना चाहें तो। मुझे लगाकर बड़ा आराम मिला, मुझे बहुत। और मैंने आपको बताया कि मैं उस दिन बड़ा पेन में थी, मेरे चेहरे पे दिख रहा था वो, बहुत मैं सूख गई थी, पतली-वतली पूरा हो गई थी और वीक भी बहुत महसूस कर रही थी। लेकिन हमको क्या करना है यार, हमको तो क्वालीफाई करना है। आप बीमारी में क्वालीफाई करें, आप पूरे हेल्दी होके क्वालीफाई करें, नोबडी केयर्स, आप क्वालीफाई करने चाहिए बस। दवाई का मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने डाइक्लोफेनेक लिया था, लेकिन आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको सलाह दूँ कि आपको कौन-सी दवाई लेनी है। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपना दर्द बताइए। मैंने बताया था कि मेरे को जंप करने की वज़ह से इंजरी हो गई है, तो उन्होंने मुझसे कहा था आप ये दवाई खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जब मैं गई भी अपने सेंटर पे, तो दवाई जो है मैंने उनके सामने ही खाई थी। मैंने बोला कि मैम मैं ये दवाई ले रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको बताया भी कि मैम मैं अपने पीरियड्स पे हूँ और ये भी मेरा इंजरी का है ये वो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये दवाई खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक और चीज़, मैं रनिंग जो है वो लड़कों के साथ करती थी, जो 100 मीटर था। देखो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लियर थी कि इनका टारगेट कितना है, 16 सेकंड का है। मेरा टारगेट क्या है, 18 सेकंड का है। अगर मैं इनको बीट कर पा रही हूँ ना, तो मैं 18 सेकंड से मतलब बहुत पहले आ जा रही हूँ। सोचो, अगर मैं लड़कों को बीट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं 16 सेकंड पे आ रही हूँ या 16 सेकंड से थोड़ा-सा पहले आ रही हूँ। अगर मान लेते हैं मैं लड़कों को बीट नहीं भी कर पा रही हूँ, मैं 16 से थोड़ा प्लस भी आ जा रही हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से तो मैं सही हूँ ना? मेरे 18 सेकंड के हिसाब से तो मैं सही हूँ। तो एक्चुअली में मैं यहाँ जो अपने घर के नज़दीक प्रैक्टिस करती थी, वहाँ तो मुझे, मैं और एक आध लड़कियाँ और होती थी, तो वहाँ तो मुझे नहीं मिलते थे कोई लड़के। लेकिन रामजस ग्राउंड में मुझे बहुत लड़के मिलते थे। तो मैं क्या करती थी, जब वो लोग 100 मीटर दौड़ते थे ना, तो मैं उनके बगल में जाके लग जाती थी और मैं 100 मीटर दौड़ती थी। और हर बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं साढ़े 16, 17 सेकंड पे क्रॉस कर ले रही हूँ, तब जब ये आपका 100 मीटर नहीं था, 100 मीटर से ज़्यादा था। रामजस ग्राउंड में क्या होता है ना, सर वो ना 100 मीटर नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि 110 मीटर कर लो, 100 मीटर क्यों करोगे? 110 करो, 110 में ट्राई करो कि आप 16 से पहले आ जाओ। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 18 से पहले। तो मैं उनके साथ दौड़ती थी और ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि आधे लड़के तो मेरे पीछे ही रहते थे। तो ना एक अंदर से एक आत्मविश्वास रहता है। देखो, मैं कोई जेंडर की तरफ कोई मैं बायसनेस नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे एक अंदर से अच्छा लगता था जब मैं उनको पीछे छोड़ती थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि उनका टाइम मेरे से भी कम है। अगर मैं उनसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हूँ, इसका मतलब जिस दिन मैं वहाँ जाऊँगी ना अपने परफ़ॉर्म करने, उस दिन मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करूँगी। मैं ये समझाती थी खुद को। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं 17 में आराम से क्रॉस कर ले रही हूँ। तो मैं लड़कों के साथ रनिंग करती थी, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपके ऊपर निर्भर करता है सर। मैंने आपको अपना बता दिया है। मैंने ऐसी भी लड़कियाँ देखी हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि यार मैं तो इतने दिन प्रैक्टिस करके आ गई, मैं इतने दिन, तो मैं बहुत ही शॉक्ड थी कि आप इतने दिन प्रैक्टिस करके आ गए, बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन मैंने जितना किया था मैंने आपको बता दिया, तो कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। ये सिर्फ़ आप डिसाइड करेंगे, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। अगर अभी आप ये तीनों इवेंट क्वालीफाई कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप बहुत ही एडवांस आदमी हैं फिर तो। अकेडमी का मैं आपको बता चुकी हूँ। कंटिन्यूअस रनिंग, मैंने आपको ये बात बताई है कि मेरे पैर कभी नहीं रुके जब तक मेरा इवेंट खत्म नहीं हुआ। चाहे 100 से 800 के बीच में जो गैप था, तब भी मैं ऐसे-ऐसे हल्का-हल्का, हल्का-हल्का दौड़ रही थी। जब वहाँ से लॉन्ग जंप थी, तब भी मैं हल्का-हल्का दौड़ रही थी, तो मैं कभी रुकी नहीं। नॉक नीज़ की बात करते हैं। थोड़ा-सा मेरे को नॉक नीज़ था, लेकिन एक्चुअली मैं बताती हूँ मैं क्या होता है, हम लोगों को ना पता ही नहीं होता है। मेरे को किसी ने बोल दिया, "अरे! आपको तो नॉक नहीं है।" मैं इतना परेशान, पैनिक हो गई। मैं वज़न कम कर रही हूँ, क्योंकि वज़न की वज़ह से यहाँ पर थोड़ा फैट इकट्ठा हो जाता है, तब वो लगता है कि आपको नॉक नहीं है। लेकिन जब मैं गई ना, मेरा मेडिकल जब हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं है। देखिए, क्योंकि उनका ना तरीका अलग होता है। हम जिस तरीके से चीज़ों को नापते हैं ना, हमारा बहुत ही बेकार तरीका है। ठीक है? तो आप प्लीज़, लोग आपको बोल दे रहे हैं कुछ, तो उसकी वज़ह से परेशान नहीं होना है। किसी एक स्पेशलिस्ट के पास जाके बात करनी है। तो मैं जब स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ नहीं है भाई, आपको नौकरी नहीं है। तो ना कभी-कभी हमको लगता है कि हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या नहीं है। एक और चीज़ बताती हूँ मेडिकल की। मैं मेडिकल के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों का मेडिकल फिज़िकल के बाद नहीं है। हमारा मेडिकल फिज़िकल के बाद ही था। मतलब फिज़िकल हो गया, चलो मेडिकल दे दें।
आप लोगों का मेडिकल जो है वो इंटरव्यू के बाद है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही फनी चीज़ बताती हूँ। मेरे एक बॉडी पार्ट पर एक स्कार था। मैं उसको लेके परेशान कि पता नहीं यार मेडिकल में जा रहे हैं, पता नहीं वो स्कार को क्या करें, क्या करें? उन्होंने नोटिस तक नहीं किया। तो कहने का मतलब साफ-सीधी ये बात है कि आप जिस चीज़ को सोचते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो जो स्पेसिफिक चीज़ें देखने आए हैं ना, वो वही देखने आए हैं बस। आपको स्कार है, ये सर पे मार्क है, ये है, वो है, कभी-कभी हमें छोटी चीज़ को भी हम ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। नॉक-नीज़ का अगर डाउट है, तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर चेक कराओ, ठीक है? वेट लॉस मैंने आपको बता दिया, मैंने बेवकूफ़ी की थी कि मैंने 4 किलो वज़न घटाया था क्योंकि मैं वेट हाइट चार्ट देखती थी, बल्कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बीएमआई देखना है एंड यू आर गुड टू गो। कॉमन एलिमिनेशन के ग्राउंड में आपको बता चुकी हूँ, 100 मीटर्स में लड़कियाँ ज़्यादा निकलती हैं एंड लॉन्ग जंप में तो पूरी भीड़ निकलती है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। कपड़ा ऐसा पहनना है जिसमें अगर उस दिन बारिश भी हो जाए तो वो सी थ्रू ना हो। जैसे कि मैंने आपको ये वाला कलर दिखाया, ये कलर बहुत डार्क है, बहुत डार्क है। तो अगर बारिश भी होती है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है? तो प्लीज़ ये बात याद रखेंगे। डार्क कपड़े पहनना पसंद करिए। शूज़ की बात करती हूँ, एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। फ़नी उस दिन तो नहीं था, अब फ़नी इंसिडेंट है। जिस दिन मेरा सीपीओ का फिज़िकल था, उस दिन जब मैं दौड़ रही थी, मेरा जूता ऐसे अलग हो गया था। अब आपको लगेगा नहीं मैम लो क्वालिटी का है, ये है, वो है, नहीं। मैंने 5000 और 6000 के मैंने शूज़ लिए थे और मेरी किस्मत देखिए वो मुझे डिफेक्टिव माल मिला था और मुझे उसको पहने हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे और मैं गई इवेंट वाले दिन, एग्ज़ाम वाले दिन मैं गई और मेरा वो जूता बीच से अलग हो गया। जब मैंने उसको रिटर्न करवाया वापस क्योंकि कंपनी को मैंने दिया, वारंटी पीरियड में था, आराम से मैंने जब उसको दिया, रीबॉक के शूज़ थे वो, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक्सेप्ट किया कि ये थोड़ा-सा गड़बड़ पीस आ गया था हमारे पास और मेरा वो रिटर्न होके अब जो मेरे पास शूज़ है वो एकदम करेक्ट है। किस्मत की बात थी सर, उस दिन मेरी किस्मत ही ठीक नहीं थी। 100 मीटर्स दौड़ते समय आपका जूता ऐसे सेपरेट होना, ये बहुत बड़ी बात है और मेरा ऐसे सेपरेट हो गया था और फिर मैं 100 मीटर्स पार नहीं कर पाई थी। ठीक है। तो हमेशा 2 पेयर रखना है जूते के भी क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपकी किस्मत खराब हो। तो 2 जूतों के साथ अपना पैर जो है वो आपको मिलाकर चलना है। ओके। मैं सारी बातें कर चुकी हूँ, डाइट की बात कर लेते हैं। देखो डाइट में ज़्यादा आपको कंज़्यूम करना है प्रोटीन क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके बोन्स में स्ट्रेंथ हो। प्रोटीन ज़्यादा कंज़्यूम करना है एंड ड्राई फ्रूट्स। मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत खाती थी, प्रोटीन बहुत मैं एग लेती थी, ठीक है? यूजुअली मैं एगिटेरियन हूँ, तो मैं एग कंज़्यूम करती हूँ लेकिन इतना कंज़्यूम नहीं करती हूँ। कभी-कभी कर लिया तो कर लिया, ऐसा था मेरा। लेकिन जब मैं फिजिकल कर रही थी, तो मैं रोज़ 2 या 3 अंडे खाती थी। रोज़ 2 या 3 अंडे खाऊँगी और रात में दूध पी के सोऊँगी, सुबह ड्राई फ्रूट्स खाऊँगी। ये मेरा तय था और मैं बहुत ही पौष्टिक खाना खाती थी, बाहर का कोई तेल नहीं, कुछ नहीं। वैसे मैं अगर आपको बता दूँ सच्चाई, तो मुझे तेल का खाना पसंद भी नहीं है। ये ये जो मैदे की चीज़ें होती हैं, नूडल्स, मोमोज़ ये सब चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं हैं और इस समय तो मैं छूती भी नहीं थी। जो मैं वन्स इन अ व्हाइल कभी खा लूँगी, कि चलो कभी 2 महीने में गए हैं तो चलो ठीक है 1 मोमोज़ ले लिया, वैसे कर लिया। मैंने वो भी एकदम ही छोड़ दिया था। तो मैं तला भी नहीं खाती थी कि समोसा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, नहीं कुछ। तला नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, घर का पौष्टिक खाना खाना है, एकदम सिंपल खाना, अचार नहीं खाना है, उससे भी समस्या आती है, वो सब नहीं। ठीक है, तो डाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं जूस कंज़्यूम करती थी लेकिन जूस से ज़्यादा मैं फ्रूट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी क्योंकि फ्रूट्स ना फाइबर के साथ रहता है, जूस में आपके फाइबर तो हट जाते हैं। तो ये बात है और ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, खाने में यही था मेरा, एग मैं रोज़ कंज़्यूम करती थी, 3-3 एग मैं रोज़ खाती थी। ऑल्दो मुझे इतना लगता था कि इतना पसंद आता नहीं था, लेकिन ठीक है, आप एग कंज़्यूम करो बहुत अच्छा है। कभी ब्रेड के साथ कर लिया, लेकिन बटर मैं इतना नहीं खाती थी, नॉर्मल अगर आप उसे सेक भी रहे हैं, तो नॉर्मल आप सेक कर खा लीजिए, मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ रहना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें थी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है, मतलब इतना डिस्क्रिप्टिव वीडियो शायद ही यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, बट आई होप कि आपको हेल्प आए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आई इंसिस्ट वीडियो को पूरा देखो, मैंने हर एक चीज़ के बारे में बात की और अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। अगेन ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके डाउट्स हो जिनको मैंने सॉल्व नहीं किया हो। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने डाउट्स वहाँ डालिए। मैं पार्ट 2 ले आऊँगी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि डाउट्स बहुत सारे हैं। अगर ऐसा लगता है कि 1 या 2 या 3 ही डाउट हैं, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, एक-एक रील डाल दिया करूँगी। 60 सेकंड में, 2 मिनट में अगर आपकी बात सॉल्व होती है, तो मैं वो डाल दूँगी। तो परेशान नहीं होना है, कोई भी डाउट है,
लिखो कमेंट सेक्शन में और ओपनली लिखो। कोई शाइनेस ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे हम यूनिफॉर्म फोर्सेस में जा रहे हैं यार, शर्माते रहेंगे तो फिर तो समय बीत जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, लॉन्ग जंप का थोड़ा सा एक चीज जो दिमाग से मेरे रह गया वो ये है सर, कि मैं क्या करती थी, मान लीजिए ये आपका एंड लाइन है जिसको आपको क्रॉस करना है। तो मैं जब दौड़ कर आती थी तो एक तो ये एंड लाइन होती है और यहाँ पर आपका पिट है, बट इसके यहाँ पर एक बिगिनिंग वाली लाइन भी तो होती है, समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे दौड़ कर आते हो, यहाँ से आप जंप करते हो और दूसरी वाली लाइन को भी क्रॉस करके कूदते हो। क्लियर हुआ? तो मैं जब यहाँ से आती थी ना तो मैं ये नापती कैसे थी, तो मैं क्या करती थी, पहले मैं यहाँ आती थी, एक पैर, दूसरा पैर, एक पैर, दूसरा पैर छोड़कर अब मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूंगी। तो 1 2 3 4 लगभग मान लीजिए, लगभग मान लीजिए 12-13 कदम, 12-13 कदम फिर मैं ऐसे पीछे पीछे दौड़ती थी। ठीक है, 12-13 कदम ऐसे दौड़ी, अब मैं टर्न हुई, अब मैं दौड़ना शुरू करती थी 1 2 3 4 5 6 7। और ये मेरा क्या था, मेरा जैसे मैं जब दौड़ती थी ना सर, तो मेरा ये जो लेफ्ट वाला पैर था ना वो मेरा स्ट्रॉन्ग पैर था। मतलब मैं आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आई और अब मैं उसके बल पर जंप करती थी। तो मेरा आपका ये जो लेफ्ट पैर था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। किसी किसी का राइट पैर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको उस हिसाब से नापना पड़ेगा। बच्चे गलती ये करते हैं कि ये बिगनिंग वाली लाइन है, वो क्या करते हैं, इस बिगनिंग वाली लाइन से कूदना शुरू करते हैं और फिर वो नापते हैं 11 कदम 12 कदम। अरे नहीं नहीं, इस बिगनिंग वाली लाइन से भी थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। अब यहाँ पर आपने थोड़ा गैप छोड़ दिया, अब आप नापना शुरू करो, दौड़ो 1 2 3 4 5 ऐसे, अब दौड़ो और फिर टर्न लो। और अब आप आइए, देखना आपका पैर जो है वो बिल्कुल भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। मैंने बहुत ज्यादा, बहुत मैंने मतलब लॉन्ग जंप के लिए मैंने बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे। ये मेरा फाइनल था जो उस दिन इतना अच्छा रंग लाया, क्योंकि मैंने ऐसे इतने बच्चों को देखा जो यहाँ से जाते तो हैं, पीछे दौड़ते तो हैं, ठीक है, लेकिन आते वक्त क्या होता है ना सर, उनका पैर टच हो जाता है इसके ऊपर। तो पैर यहाँ भी टच हो गए तो डिस्qualify है, वो वाला भी टच हो गया तो भी डिस्qualify है, दोनों में डिस्qualification है। तो मैं क्या करती थी, यहाँ थोड़ा गैप छोड़ती थी और फिर मैं डिस्टेंस काउंट करके फिर मैं दौड़ते दौड़ते आती थी। ये बात हो गई। तो काफी समय ले लिया मैंने आपका, मैं भी थक गई हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं एक एक डाउट पर रील भी बना सकती हूँ या फिर पूरे वीडियो, अगर लगता है कि बहुत सारे डाउट है तो उसको क्लब करके एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच यहाँ बने रहने तक। और मैं ये बस चाहूंगी कि जिन भी लड़कियों ने यहाँ तक देखा है, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, बहुत मेहनत करो फिजिकल में। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू में आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी आपको फिजिकल में लग रही है। जान लगा दो अपनी फिजिकल में। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।